चलिए पेज नंबर 12 है 11। चलो पेज नंबर भैया पूछूं प्रश्न? 11। हाँ जी बोलिए बोलिए, माइक लीजिए। इसमें जो फर्स्ट लाइन ही है, बाध्यता या अनिवार्यता से विमुख होना ही पराभाव या असफलता है। अनिवार्यता ही वास्तविकता, वस्तुस्थिति, सत्यता, व्यवस्था, जागृति, सहजता एवं अनिवार्यता है। तो ये सहजता एवं अनिवार्यता है, ये कुछ जम नहीं पा रहा, मतलब कैसे बोल रहे हो? मतलब कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जब जीवन मानव शरीर को चलाता है तो अपने होने के स्वरूप को व्यक्त करता है। ये बाय डिज़ाइन ही ऐसा है। और मानव को ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में कहा तो इसका मतलब है कि ज्ञान से कम में मानव का तृप्ति नहीं है। और इसी अर्थ में कहा कि मानव का धर्म सफल हो जाए कि वो अपने होने के स्वरूप को पा जाए। होने के स्वरूप को पाने का मतलब है कि बेसिकली अपने आप को जीवन के रूप में पहचानना और सहअस्तित्व के स्वरूप में पहचानना। ये अनिवार्यता है, ये आवश्यकता है, यही मानव का लक्ष्य है। ऐसा स्थिति को पा लेना ही सहजता है। ऐसा इससे विमुख होना ही असफलता है। तो सारी जिंदगी का यदि अभी हम जैसा जी रहे हैं उसमें जो कुछ भी रूप बल धन पद और इंद्रिय भोग जो कुछ भी कर लें, मकान गाड़ी बंगला कुछ भी बना लें, यदि ये काम नहीं होता है तो सारा असफलता जैसा लगता है। मतलब उपलब्धि कुछ नहीं, जीवन कोई चीज़ से भरता नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि अनिवार्यता मानव के लिए, इसलिए कहा कि मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान है कि नहीं। मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा और मकान है कि नहीं। तो मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान नहीं है। मानव की मूलभूत आवश्यकता की बात करेंगे तो ज्ञान है, समाधान है। उसको उससे विमुख होना ही असफलता है, ऐसा बोल रहा। इसमें वो तो क्लियर हुआ, लेकिन जब लिखा हुआ है कि वास्तविकता, वस्तुस्थिति, सत्यता, व्यवस्था, जागृति, सहजता, ये एक चीज़ लग रहा है, फिर एवं अनिवार्यता बोल रहे हैं। तो मतलब यही सहजता है और यही अनिवार्यता है और यही बाध्यता है, यही खुशी है, यही सफलता है, यही पहचान है, यही सम्मान है, यही विश्वास है, यही ये लोक है, यही परलोक। और कितना बोलो, सब यही है मानव में, बाकी खाना पीना है ना। हाँ जी 11। हाँ भैया 11 में जो तीसरा नंबर का पैराग्राफ है, प्रवृत्तियां भोगों के उपलक्ष्य में, वृत्तियां सामाजिकता की सीमा में एवं निर्वृत्तियां अनुभव में व्यस्त व्यवस्थित एवं ओतप्रोत पाई जाती है। तो यहाँ पे प्रवृत्तियां, तो मूल प्रवृत्तियां, निवृत्तियां भ्रम व भय मुक्ति। मूल प्रवृत्तियां फिर यहाँ नेगेटिव वाले पार्ट में चल देगा। और वृत्तियां न्याय धर्म सत्य के अर्थ में है ना। निवृत्तियां फाइनली अनुभव के अर्थ में। मतलब बेसिकली ये पशु मानव है, पहले वाला पशु मानव, दूसरा वाला मानव होने के अर्थ में, तीसरा दिव्यता के अर्थ में। हाँ जी भैया उसके नीचे छठवीं अनुभूति में मध्यस्थ क्रिया की गरिमा ही अनुभव एवं अनुभव में निष्ठा में से के लिए प्रयास है। यही जागृति क्रम श्रृंखला तथा स्थितिवत्ता का द्योतक है। तो यहाँ पे जागृति क्रम श्रृंखला और स्थितिवत्ता ये दोनों क्लियर नहीं हो पा रहे। जागृति क्रम श्रृंखला का मतलब है कि जागृति क्रम एक क्रम है। तो जागृति क्रम श्रृंखला का मतलब एक व्यक्ति का जागृति क्रम का मतलब फिर फाइनली जागृति ही है। तो एक व्यक्ति का जागृत होना उसका भी एक क्रम है और अनेक व्यक्तियों का जागृत होना वो एक श्रृंखला है। तो जागृति क्रम श्रृंखला मानव जाति के रूप में, और स्थितिवत्ता का द्योतक है। स्थितिवत्ता का द्योतक का मतलब है कि अनुभव क्रिया को पहचान लेना है ना, आत्मा को पहचान लेना, ये स्थितिवत्ता का द्योतक। हाँ मध्यस्थ क्रिया। चलिए 12 भैया ये 12 नंबर में जो तीसरा पैराग्राफ है,
संपूर्ण आस्वादन जड़ शरीर के लिए पोषक या शोषक सिद्ध हुआ। संपूर्ण स्वागत क्रियाएं चैतन्य सीमांतवर्ती उपादेय है जो संस्कार है। यहाँ कल बाल मुकुंद भैया ने बताया था कि जो आस्वादन है वो जड़ के साथ में होता है, मानव के साथ में व्यवहार और विकसित के साथ सानिध्य के रूप में रहता है। तो ये यहाँ पर इसी रूप में लग रहा है। ठीक तो है। तो आस्वादन या तो पोषक है या शोषक है। संपूर्ण आस्वादन शरीर के लिए, जब आस्वादन क्रिया की बात कर रहे हैं तो आस्वादन क्रिया में तीनों हैं, मूल्य मूलक आस्वादन, रुचि मूलक आस्वादन, लक्ष्य मूलक आस्वादन। लेकिन जब शरीर की बात कर रहे हैं तो रुचि मूलक आस्वादन की ही बात कर रहे हैं। रुचि मूलक आस्वादन होगा तो शरीर के लिए पोषक होगा या शोषक होगा। स्वागत भाव की बात कर रहे हैं तो वो न्याय धर्म सत्य के अर्थ में मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, है ना। कंफ्यूजन क्या है? हाँ हाँ, ठीक तो है। अतिमानवीयता के प्रति निर्भ्रमता ही सम्यक ज्ञान है। यह सम्यक आचरण, व्यवहार एवं ज्ञान का प्रसारण ही आप्त पुरुषों की आप्त कामना है। ये आप्त पुरुषों की समझ में नहीं है। आप्त पुरुष मतलब अनुभव संपन्न पुरुष, अनुभव संपन्नता की बात कर रहे हैं। अनुभव संपन्न मानव से जो व्यक्त होती हैं उसको आप्त कामनाएं बोल रहे हैं। आप्त पुरुषों का मतलब है, आप्त पुरुषों का पुरुष का मतलब यहाँ स्त्री पुरुष से नहीं। आत्मा को पुरुष कहा, जिसने अपने आत्मा को पा लिया, वो पुरुषार्थ का मतलब आत्मा को पा लेने के अर्थ में। तो उस सेंस में कह रहे हैं कि ये आप्त पुरुष और आप्त कामना, प्रसारण ही आप्त पुरुषों की आप्त कामना है। ज्ञान का प्रसारण ही आप्त पुरुषों की आप्त कामना है, मतलब जो अनुभव संपन्न लोग हैं उनसे व्यक्त कामनाएं, यही शास्त्र का सार है। हाँ जी, 13 हाँ बेटा माइक। जो सबसे लास्ट बोल्ड लाइन्स में लिखा हुआ है, प्रत्येक मानव सतर्कता एवं सजगता से परिपूर्ण होना चाहता है। तो इसमें सतर्कता सजगता तो सहजता से भी तो परिपूर्ण होना चाहते हैं। सतर्कता, सहजता, सजगता। सतर्कता की निरंतरता, सजगता, सजगता की निरंतरता, सहजता, ऐसा एक आता है। तो बेसिकली अनुभव संपन्न होके परिवार में प्रमाणित हुए, इसको सतर्कता कहा। अखंडता के अर्थ में प्रमाणित किया, इसको सजगता कहा। और दिव्यता के अर्थ में सहजता कहा। ऐसा इसका अर्थ आता है। और कई बार जो ये पहला वाला शब्द है सतर्कता शब्द, ये साक्षात्कार बोध के लिए भी उपयोग हो जाता है। तो जहाँ रखा है उसके अनुसार देख के उसको पहचानने की जरूरत है। चलिए 14। इसमें जो थर्ड पैराग्राफ है, कहाँ? ज्ञानावस्था के ज्ञानावस्था के पूर्ण जागृत मानव में आप्त कामना। भैया ये जो पैराग्राफ है ये 15 की ये ऊपर के 2 लाइन से जुड़ रहा है। तो यहाँ पर पूर्ण जागृत मानव और अर्ध जागृत मानव, तो ये मानव, देव मानव, दिव्य मानव जैसा है। जागृत ज्ञानावस्था के पूर्ण जागृत मानव में आप्त कामना श्रेय कर्म, जागृत मानव में शुभेच्छा एवं कर्म, अर्ध जागृत मानव में मंगल कामना एवं संयत कर्म, और पशु राक्षस व पशु मानव में शुभ कल्पना, पशु व राक्षस मानव में शुभ कल्पना, अशुभ कर्म, असंयत भोग प्रवृत्ति पाई जाती हैं। ये वैविध्यताएं ही एक सूत्रता। तो देखो, जो आप्त कामना ज्ञानावस्था के पूर्ण जागृत मानव में आप्त कामना का मतलब है अनुभव संपन्नता की बात हो गई। जागृत मानव में ये ना थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न कहीं कहीं भाषा में लौट लौट के आ जाता है। एक्चुअली दर्शन में पुराना जो भाषा प्रयोग किया गया उसमें एक जगह में ऐसा जगह बनता है जिसमें कि भाषा पढ़ने से ऐसा लगता है कि साक्षात्कार से मानव, और बोध होने से देव मानव, और अनुभव होने से दिव्य मानव। बाद में इसको बाबा ने करेक्ट किया कि अनुभव संपन्नता के बाद प्रमाण के अर्थ में मानव, देव मानव, दिव्य मानव। तो कहीं कहीं वो भाषा जो
पूरे में वो पूरे दर्शन में हर जगह में वो भाषा जहाँ जहाँ आई है उसका करेक्शन हो नहीं पाया है, तो वो भाषा की ध्वनि कहीं कहीं आती है ना। ठीक है, काम की बात इतनी है, काम की बात इतनी है कि जहाँ इस तरह की कोई भाषा आती है तो उसको उस सेंस में रख के देख लें। एक तो उस अर्थ को स्थिर रखें कि वे अनुभव के बाद ही प्रमाण के अर्थ में अनुभव संपन्न मानव चेतना दिव्य चेतना से संपन्न होता है। नंबर 1, अनुभव पूर्वक परिवार में प्रमाणित किया तो मानव, अखंडता के अर्थ में प्रमाणित किया तो देव मानव, और सार्वभौमता के अर्थ में प्रमाणित किया तो दिव्य मानव। इस अर्थ में ऐसा कहा गया। अब उसमें जितना भी बाकी सारी सेटिंग है, ठीक है, पशु मानव में शुभ कल्पना होती है, अशुभ कर्म होता ही है, यहाँ तक ठीक है। इस बीच में अर्ध जागृत मानव की बात करेंगे तो मेरे को पहले संदर्भ में कहीं आया है दर्शन में क्लैरिटी के साथ, यदि मैं अभी उसको ध्यान करता हूँ तो हाँ, मानव दर्शन में कहीं आया है, और उसमें अर्ध जागृत का मतलब है कि बोध पूरा नहीं हुआ है। हाँ, बोध पूरा नहीं हुआ है, इस अर्थ में फिर वो मंगल कामना संयत कर्म और उपयोग है ना। भैया उसमें साक्षात्कार को अल्प जागृत, बोध हाँ, वाले को अर्ध जागृत और पूर्ण जागृत। वही अब ये पहचानना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये भाषा का मतलब इसका बहुत वो नहीं बनता है। मतलब ये एक अनुभव संपन्न मानव जिसको अभी अनुभव नहीं हुआ है उसको देख के ये पहचान सकता है कि ये सामने वाला क्या स्थिति में है, लेकिन जो उस प्रक्रिया से गुजर रहा है वो अपने में ये पहचान पाने कि मेरे को इसका साक्षात्कार हो गया, इसका शेष है, ये कहना मुश्किल है अनुभव के पहले। इसलिए ये उस तरह से बहुत उपयोगी नहीं बैठता। चलिए आगे चलें। भैया मेरा 14 में ही लास्ट जो पैराग्राफ है उसके ऊपर आशा व प्रत्याशा में समाधान रूप में शुभ होना पाया जाता है, उसके अनुरूप कर्म और उपयोग में दक्षता व पात्रता का अभाव ही पराभाव या असफलता का कारण है। यही पुनः प्रयासोदय है। यह क्रम तब तक रहेगा जब तक स्वस्थ व्यवस्था एवं शिक्षा से मानव संपन्न ना हो जाए। तो ये इसको पढ़ के ऐसा लगता है भैया कि ये क्रम तब तक चलते रहेगा जब तक मानव स्वस्थ व्यवस्था और शिक्षा संपन्न ना हो, और यदि ये ऐसा नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा? नहीं, इसका मतलब जब तक मानव स्वस्थ व्यवस्था और शिक्षा से संपन्न नहीं हो जाएगा, तो इसका अर्थ है कि आशा प्रत्याशा में समाधान के रूप में शुभ होना पाया जाता है। हम अपनी आशा में चाहते ही हैं कि समाज भय से मुक्त हो जाए और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, ऐसा हम चाहते ही हैं। उसके अनुरूप कर्म और उपयोग में दक्षता एवं पात्रता का अभाव, तो उसके अनुरूप कर्म, तो यदि उसके अनुरूप ज्ञान नहीं है, उसके अनुरूप समझ नहीं है, तो उसके अनुरूप कर्म नहीं होगा। उसके उपयोग में दक्षता एवं पात्रता का अभाव ही पराभव या असफलता है। यही पुनः प्रयासोदय है। मतलब हम चाहते हैं कि अच्छा हो जाए, हमारे परिवार में कोई क्लेश ना हो, लेकिन ऐसी हमारी योग्यता भी नहीं है, तो होता ही है तो पुनः प्रयास के लिए आवश्यकता बनती ही है। तो जब यहाँ लिख रहे हैं तो ये लिख रहे हैं कि व्यवस्था और उसके पूर्वक आदमी उसमें तैयार हो जाए। शिक्षा, यदि मानवीय परंपरा होगी तब शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक एक मानव तैयार हो जाए। अभी शिक्षा और व्यवस्था इसी रूप में है कि अध्ययन पूर्वक व्यक्ति तैयार हो जाए, तो अध्ययन पूर्वक तैयार हो जाएगा, और एक परिवार में अधिक व्यक्ति अध्ययन पूर्वक तैयार हो जाएंगे तो अच्छे से जी लेंगे। फिर भी व्यवस्था उसके अनुकूल नहीं है तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल थोड़ा बहुत रहेगा ही। बढ़िया। 15 नंबर है। हाँ भैया, ये जो तीसरी अनुभूति है, विकास एवं जागृति ही संपूर्ण प्रकृति का अभिष्ट है। इसका प्रत्यक्ष रूप प्रकृति की विधा एवं तात्विक स्थितिवत्ता है, जो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता है। तो भैया इसमें संपूर्ण प्रकृति का अभिष्ट है, तो क्या ये हर परमाणु विकास और जागृति को पाना ही चाहता है ऐसे इसमें से? हाँ, के अर्थ में है। देखिए, यदि मूल बात को समझेंगे ना तो एक बड़ा कैनवस क्रिएट हो जाएगा, तो उसमें सारी चीज़ें उसके नीचे फिर हमारी क्लैरिटी बनेगी। तो ये समझ में आया कि प्रकृति में व्यापक वस्तु में संपृक्त जड़ और चैतन्य परमाणु हैं, और चैतन्य परमाणु को प्रमाणित होने के लिए जो कुछ भी है वो मूल ऊर्जा में है, वो अपने आप में पूर्ण है तो उसमें प्रमाणित होने की प्यास है। तो जीवन को प्रमाणित होना है तो उसके लिए शरीर की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है तो मानव शरीर की आवश्यकता है, तो पशु की आवश्यकता है, पशु को बनाए रखने के लिए प्राणावस्था की आवश्यकता है। ये पूरी चेन वहाँ तक जुड़ गई।
तो जो दो मूल सूत्र हैं, इसके सहअस्तित्व का प्रतिरूप मानव है और व्यापक वस्तु का प्रतिरूप ज्ञान है। ये दो मूल सूत्र हैं। तो सहअस्तित्व का प्रतिरूप मानव है का मतलब है कि जिस तरह से माँ बाप बच्चों में अपना प्रतिरूप देखते हैं, उसी तरह से सहअस्तित्व के प्रतिरूप के रूप में मानव है। तो जो कुछ होने के रूप में अस्तित्व में है वो एक मानव में है, और संपूर्ण अस्तित्व के रहने के स्वरूप को मानव पहचानता है और उसको व्यक्त कर सकता है। ये उसकी हैसियत है, ये उसकी महिमा बोलो, गरिमा बोलो। तो ये क्लैरिटी हमारी बनती है। तो मूल में ये बात समझ में आई कि बेसिकली अस्तित्व में जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हुआ, और चैतन्य परमाणु को प्रमाणित होने के लिए शरीर की आवश्यकता है। इसलिए 4 अवस्थाओं का ये स्वरूप ऐसा है, मतलब इसका पर्पज़ ऐसा है। अब पर्पज़ पकड़ में आ गया तो इसका मतलब है कि मानव शरीर के होने की आवश्यकता है, तो उसके लिए पहले पशु अवस्था के तृप्त होने की आवश्यकता है। पशु अवस्था में मान लो यदि दर्शन ये कहता है कि गाय या बंदर से मानव शरीर का प्रकटन हुआ है, तो गाय और बंदर शरीर के प्रकट होने के लिए तमाम नीचे की सारी श्रृंखला की आवश्यकता है, तब ये पशु उपलब्ध होंगे। उनको रहने की आवश्यकता है तो तमाम प्रजातियों के, वरना प्राणावस्था की तमाम प्रजातियों के रहने की आवश्यकता है। तो ये समझ में आ गया। तो अब ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि सारे गठनशील गठन पूर्ण हो जाएंगे क्या, है ना? सारे पदार्थ अवस्था प्राणावस्था में बदल जाएगी क्या? इसका मतलब अस्तित्व में जो कुछ भी है वो व्यवस्था के स्वरूप में है। व्यवस्था का स्वरूप इतना ही है कि सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व का स्वरूप इतना ही है कि मूल ऊर्जा में ऊर्जित जड़ और चैतन्य परमाणु है। और कुल मिला के उस स्वरूप में यदि शरीर की आवश्यकता है तो चारों अवस्थाओं का स्वरूप कैसा होगा, और उसमें रेशो कैसा होगा, उसका प्रकटन कैसा होगा, फिर सारी चीज़ें उसमें। तो अर्थ में है। सृष्टि का अभिष्ट विकास और जागृति है। विकास और जागृति का मतलब है कि क्रिया गठनशीलता है ही है, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। आचरण पूर्णता को व्यक्त करना है, उसके लिए लंबी कवायद है। मतलब ऐसा बर्ड व्यू बना रहेगा तो सारी चीज़ें अपनी जगह प्लेस हो जाएंगी, सारे कनेक्शन अपनी जगह बने रहेंगे। तो कितना मेहनत हुआ सृष्टि में आपके लिए। आप एक जीवन हो, इस जीवन के प्रमाणित होने के लिए सृष्टि ने लाखों करोड़ों साल का चक्कर लगाया ताकि आपको ये शरीर उपलब्ध हो सके। शरीर के माध्यम से आप जागृति को प्रमाणित करो। और ये गाड़ी का महिमा अपने को समझ में नहीं आता है ना। अपने को लगता है गोल्ड से सस्ता है, अपने को लगता है ये कोई और चीज़ से सस्ता है। मतलब कितनी अद्भुत मशीन है ना। वो अपन पढ़ते हैं ना कि जड़ परमाणु मतलब भौतिक क्रिया का अधिकतम विकास धरती है, रासायनिक क्रिया का अधिकतम विकास ब्रेन सेल है, और चैतन्य क्रिया का अधिकतम विकास अनुभव है। तो जड़ इतना विकसित हुआ कि प्राण अवस्था को कनेक्ट किया, प्राण इतना विकसित हुआ कि चैतन्य अवस्था को कनेक्ट किया, चैतन्य इतना विकसित हो जाए कि सहस्तित्वानुभूति हो जाए। इतना काम शेष। तो ऐसे बर्ड व्यू वाले वो बने रहेंगे तो बाकी कनेक्शन बैठते रहेंगे। हाँ जी 15 हाँ 16 में भैया इसमें जो पहला पैराग्राफ है, कर्माभ्यास अन्वेषण शिक्षण प्रशिक्षण है जिसकी चरितार्थता उत्पादन है, फलता समृद्धि। दूसरा है व्यवहाराभ्यास अनुसंधान अनुसरण आचरण संस्कृति सभ्यता विधि एवं व्यवस्था है जिसकी चरितार्थता सामाजिकता अखंडता निर्विषमता अभयता। तो भैया इसमें कर्माभ्यास में अन्वेषण व्यवहाराभ्यास में अनुसंधान लिखे हैं। तो ये अन्वेषण की परिभाषा देखी तो उसमें था कि प्राप्य की उपलब्धि के लिए किए गए बौद्धिक व भौतिक प्रयास, और अनुसंधान में अनुभव मूलक उद्घाटन। हाँ तो दोनों में जो विचार पक्ष है, एक में विचार पक्ष भौतिकता के अर्थ में नियोजित हुआ है, एक में विचार पक्ष अनुभूति के अर्थ में नियोजित हुआ है। प्राप्त और देखो दो ही भाग हैं, प्राप्त को अप्राप्त को प्राप्त करना और अज्ञात को ज्ञात करना। तो अनुभव पक्ष जो है अज्ञात को ज्ञात करने के अर्थ में है, ये भौतिक वस्तु को अप्राप्त को प्राप्त करने के अर्थ में।
भैया 16 नंबर में ही तीसरा पैराग्राफ है, अनुभव कार्यक्रम नहीं है अपितु अनुभव में से के लिए कार्यक्रम है। में से के लिए ही कार्यक्रम है। तो इसका अनुभव सेंस नहीं आया। इसका सेंस ये हो गया कि अनुभव करना है, ये कोई कार्यक्रम नहीं है। इसको अपन ने पहले भी चर्चा में लाए कि अनुभव अपने आप में परमार्थ है। पुरुषार्थ जो है श्रवण पुरुषार्थ है, मनन पुरुषार्थ है, निधिध्यासन पुरुषार्थ है, साक्षात्कार तक पुरुषार्थ है। साक्षात्कार में जो होगा वो बोध में जाएगा ही। बोध पूरा होने से अवधारणा पूरा हुआ, बुद्धि आत्मा को देखेगा, आत्मा व्यापकता में अनुभूत होगा, वो स्वयं स्फूर्त है। तो इसका मतलब है कि या अनुभव गामी विधि से भी अनुभव कार्यक्रम नहीं है, अनुभव मूलक विधि से किसी ने अनुभव संपन्न हुआ है, अनुभव मूलक विधि से अनुभव संपन्न व्यक्ति से कार्यक्रम निश्रित है। तो अनुभव संपन्न व्यक्ति ने कार्यक्रम दे दिया कि जीवन विद्या योजना, मानवीय शिक्षा योजना, परिवार मूलक स्वराज्य योजना, ये योजना अनुभव मूलक विधि से अनुभव से निकला। अनुभवगामी वाला इस योजना का अनुकरण अनुसरण करते हुए तो उसके लिए कार्यक्रम अपने आप में समझने का काम है, जिसको हम कह रहे हैं कि अस्तित्व में सच्चाइयों को पहचानना, ये कार्यक्रम है। तो अनुभव के पहले अनुभव के अर्थ में सारा कार्यक्रम है। अनुभव कार्यक्रम नहीं है, अनुभव के अर्थ में कार्यक्रम है, इन द सेंस कि अनुभव के लिए मेरी पात्रता बन जाए, अनुभव के लिए पात्रता बन जाए। तो बेसिकली पात्रता ही एकमात्र काम है। और पात्रता एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है कि मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। पूर्वाभ्यास पूर्वग्रह एक चीज़ है, उसके साथ न्याय धर्म की सूचना एक चीज़ है, तर्कपूर्वक चित्रित हो जाना एक स्टेप है, वरीयता क्रम में आ जाना दूसरा स्टेप है, वरीयता का बढ़ता जाना एक प्रोसेस है। उस क्रम में जो सूक्ष्म वास्तविकताएं हैं, सहअस्तित्व जीवन, इन सब का देखना शुरू करना एक कार्यक्रम है। फिर इनका देखने की पूर्णता एक क्रमशः घटना है। और कोई एक स्थिति बनी जब अनुभव के लिए सुपात्र हो गए। अनुभव 0 और 1 है, अनुभव 0 और 1 है, हुआ या नहीं हुआ, अनुभव हो रहा है, क्रमशः घटना नहीं। महेश भैया ने एक प्रश्न पूछा था कि उपासना विवेक और अभ्यास, इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि उपासना विवेक में भी जो 3 जो कर्म है, कर्म के जो 3 क्षेत्र थे, बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक क्षेत्र, और यहाँ पर भी अभ्यास में 2 क्षेत्र हैं, बौद्धिक और बौद्धिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान। तो इन दोनों में फिर अंतर क्या है ऐसा करके, क्योंकि दोनों का कार्यक्रम सेम सा लग रहा है, उपासना विवेक और अभ्यास वाला। उपासना का क्या परिभाषा दिया है? इष्ट सानिध्य को प्राप्त करने के लिए किए गए क्रियाकलाप, उपासना। हाँ, तो इष्ट सानिध्य क्या हुआ? ये व्यापक सहअस्तित्व अनुभूति है ना, ज्ञान ही इष्ट है, ऐसा दर्शन में दिया है। तो इसको यदि व्यवहारिक रूप में कहेंगे तो न्यायपूर्वक जीना ही साधना है। इसका प्रोसेस क्या होगा? इष्ट सानिध्य का प्रोसेस क्या होगा? तो इष्ट सानिध्य का प्रोसेस ये हुआ कि न्यायपूर्वक जीना ही साधना है। तो उसका पूर्व पृष्ठभूमि क्या हुआ कि न्याय की समझ मेरे पास हो और अनुकरण अनुसरण पूर्वक मैं न्याय के अर्थ में जीता हूँ। तो अनुकरण अनुसरण पूर्वक मैं न्याय के अर्थ में जीता हूँ। तो उसमें फिर जो कहा, क्या बोला? 3 क्या बोला? प्राकृतिक, सामाजिक और बौद्धिक क्षेत्र। प्राकृतिक, सामाजिक और बौद्धिक। तो प्राकृतिक क्षेत्र में शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हो गई, बौद्धिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में व्यवहार की पूर्ति हो गई, और बौद्धिक क्षेत्र में अनुभूति के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो गई और फलता अनुभव हुआ। हाँ, तो अभ्यास भी तीनों के अर्थ में है। अभ्यास भी जब कह रहे हैं तो मूलतः ये मोटे रूप में कह रहे हैं कि शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाए, जीवन की आवश्यकता पूरी हो जाए। अनुभव प्रमाण के लिए अभ्यास है, मानव लक्ष्य के अर्थ में अभ्यास है। तो अनुभव प्रमाण के अर्थ में कहें या मानव लक्ष्य के अर्थ में कहें तो तीनों को शामिल होना ही पड़ेगा। अब शब्द चाहे 2 शब्द में कवर करें कि 3 शब्द में कवर करें, फाइनली जिसको भौतिक आवश्यकता एक भाग है ही है। व्यवहार की जो पृष्ठभूमि है ये बौद्धिकता के लिए पृष्ठभूमि बनेगी। भौतिकता की पृष्ठभूमि व्यवहार के लिए पृष्ठभूमि बनी, व्यवहार की पृष्ठभूमि बौद्धिकता के लिए पृष्ठभूमि बनेगी,
और बौद्धिकता की पृष्ठभूमि अनुभव के लिए पृष्ठभूमि बनेगी, अनुभव के लिए पात्रता बनेगी। कि उपासना के लिए अभ्यास है। उपासना के लिए अभ्यास बोलने की बजाय उपासना ही अभ्यास है। जिसको अभ्यास बोल रहे हैं वो उपासना ही है ना। और उसका व्यवहार रूप मतलब एक्शनेबल एक्शन के रूप में क्या करेंगे, तो न्यायपूर्वक जीना ही साधना है। दर्शन से जो पूरा लाइन निकल के आता है वो एक ही लाइन है कि न्यायपूर्वक जीना ही साधना है। न्याय की निरंतरता धर्म है, धर्म की निरंतरता अनुभव। हाँ भैया, ऐसा लगता है कि बहुत बारी जो कुछ काफ़ी सारे शब्द हैं वो परंपरा से लिए हैं और उनके अर्थ उन्होंने सही दिशा में डिफाइन किए हैं, तो वैसा भी समझना बहुत हेल्पफुल होता है, ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए कहा कि यदि क्रिया पक्ष पकड़ में आता है ना, देखो मूल में मैं जीवन हूँ और मुझको जागृत होना है। तो मैं जीवन हूँ, मुझको जागृत होना है। इस जागृत होने के अर्थ में मूल बात इतनी है कि संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है। इस वाले भाग को देखते हैं तो एक तरह की, फिर मूल कंटेंट सामने आ गया। फिर परंपरा में जो भी कुछ कहा गया उस सब को परिभाषित किया गया है। उस सब को नहीं करते तो फिर बोलते कि अच्छा उपासना क्या है। इसलिए जितने भी शब्द परंपरा में थे, आध्यात्मिकता, उपासना और ईश्वर और तमाम चीज़ों को परिभाषा दी गई है। तो उसको हम क्रिया पक्ष को पहचाने रहते हैं तो शब्द फिर हमको भारी नहीं लगते। मैं मेरे काम का मुद्दे को पकड़े रहता हूँ और मेरी यात्रा को जारी रखता हूँ। हाँ जी, 16 का लास्ट पैराग्राफ, अर्थ के सदुपयोग व सुरक्षा की अनिवार्यता को सिद्ध करता है जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यही नीति त्रय की अनन्यता है। तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, इसमें जीवन की प्रक्रिया, फिर यहाँ मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया किस रूप में? अर्थ के सदुपयोग व सुरक्षा की अनिवार्यता को सिद्ध करता है। ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। मानव अर्थविहीन नहीं है। प्रत्येक मानव में जन्म से तन मन की अवस्थिति द्रष्टव्य है। तन और मन के योगफल में ही धन का उत्पादन, निर्माण, उपयोग, सदुपयोग, वितरण प्रत्यक्ष है। अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा की अनिवार्य अर्थ के सदुपयोग ये सिद्ध करता है जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक का मतलब यहाँ इतना ही हुआ कि बेसिकली जीवन की वो स्थिति जो अर्थ के सदुपयोग व सुरक्षा की अनिवार्यता को सिद्ध करता है। यही नीति तरह की अनित्यता है। समस्त मानव की एकता के लिए आधार भी है। यह आधार अपरिवर्तनीय एवं शाश्वत है। साथ ही परस्परता में अनन्यता को पाने का स्रोत है। यही समाधान चक्र है। इसी समाधान के लिए अनादिकाल से मानव में दृश्य। कुल मिला के जीवन में जागृति एक आवश्यकता है और जागृति का मतलब है, जागृति की अभिव्यक्ति ही है कि अर्थ का सदुपयोग और उसकी सुरक्षा, है ना। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का मतलब है कि बेसिकली जब हम तन मन धन की बात कर रहे हैं तो मन से ही हम शरीर को संचालित कर रहे हैं और मन के मूल में वृत्ति है ही, वृत्ति के मूल में चित्त है ही, चित्त के मूल में, इसको मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बोल रहे हैं। बढ़िया। हाँ जी, 17 भैया 17 में ये पहला पैराग्राफ ही है, अभयता ही सुरक्षा व सतर्कता, समाधान ही सदुपयोग व सजगता। यहाँ पर सतर्कता और सजगता को कैसे कनेक्ट हो रहा है ये स्पष्ट नहीं हो रहा। अभयता ही सुरक्षा व सतर्कता, समाधान ही सदुपयोग व सजगता। मानव ही उत्पादन के अर्थ में अर्थ की सुरक्षा का व्यवहार आयाम में देखो, पूर्व से यदि और नीचे से चल के आएंगे तो बेसिकली अभयता जो कह रहे हैं वो समाधान समृद्धि का जो विस्तार है अखंडता के अर्थ में, उसको अभयता कह रहे हैं। तो अभयता ही सुरक्षा, अभयता ही सुरक्षा का मतलब है कि समाधान समृद्धि के स्वरूप को पहचाना गया है। उस अर्थ में तन मन धन का सदुपयोग हो रहा है और सदुपयोग ही सुरक्षा है।
वह सतर्कता, तो सतर्कता शब्द एक सेंस में अनुभव, मतलब कहीं ये प्रमाण के अर्थ में इस्तेमाल हुआ है कि जागृति अनुभव संपन्नता के बाद में परिवार के अर्थ में प्रमाणित किया तो सतर्कता, और कहीं ये साक्षात्कार बोध के अर्थ में भी मतलब सतर्कता शब्द इस्तेमाल हुआ है। और समाधान ही सदुपयोग व सजगता, उसका मतलब है कि वहाँ इसकी निरंतरता हो गई है सतर्कता की, अनुभवपूर्वक सतर्कता का निरंतरता हो जाना को सहजता कहा है। तो अनुभवपूर्वक सतर्कता का निरंतरता हो गया, मतलब देखो इसमें जो एक बात आती है कि जानने मानने का संतुलन बिंदु बोध है और जानने मानने का तृप्ति बिंदु अनुभव है। यदि जानने मानने का मतलब अनुभव नहीं हुआ है, हाँ वही जानने मानने का संतुलन बिंदु बोध है का मतलब है कि जो मैंने जाना है वो मेरे जीने में है, ये उसका संतुलन है। तृप्ति अभी शेष है। इसलिए जो बुद्धि में दो क्रिया है, एक क्रिया आनंद और धी है, तो अनुभव मूलक विधि से जब हम अनुभव गामी विधि से जा रहे हैं तो एक ही क्रिया चालू है, एक क्रिया जिसमें कि बोध में कंटेंट आया है। लेकिन जो तृप्ति है वो अनुभव मूलक विधि से जब अनुभव बोध होता है तो आत्मा का तृप्ति बुद्धि में आता है, उसके पहले वो तृप्ति नहीं है। इसलिए जानने मानने का तृप्ति बिंदु अनुभव है। तो जानने मानने का तृप्ति बिंदु का मतलब है कि आत्मा में अनुभव क्रिया का संपन्न होना है। उसके पहले जानने मानने का संतुलन बिंदु है। तो जानने मानने के संतुलन का मतलब है कि जो जाना हुआ है वो मेरे आचरण में है, लेकिन ये कैसा है, ये अभी वास्तविकता को पहचाना गया है, लेकिन फाइनल जो तृप्ति है वो अभी शेष है। इसलिए यहाँ तक सतर्कपूर्वक, सतर्कतापूर्वक, है ना, संपूर्णता को तर्कपूर्वक मैं अस्तित्व में देख, वास्तविकता के रूप में देख के पहचान पाया। ये बोध होने का काम पूरा हो रहा है। बोध होने के क्रम में बोध की जो एक लेवल की तृप्ति आई और फाइनली अवधारणा पूरा हुआ। अवधारणा पूरा होने से बुद्धि आत्मा अभिमुख हुई और आत्मा में अनुभव हुआ। ये जो तृप्ति हुआ आत्मा में अनुभव होने का, इसका अनुभव बोध जब वापस आया तो ये जानने मानने का तृप्ति बिंदु पूरा हो गया और फिर उसकी निरंतरता हो गई। तो सतर्कता शब्द अनुभव होने के पहले तक की स्थिति में यूज हुआ। अनुभव पूर्वक वो जो सतर्कता है उसकी निरंतरता हो गई, आनंद पूर्वक उसकी निरंतरता हो गई। तो निरंतरता पूर्वक कह रहे हैं कि फिर समाधान के अर्थ में जब उसको प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी निरंतरता, तो समाधान ही सदुपयोग व सहजता है ना, और अभयता में सुरक्षा व सतर्कता। तो यदि एक इसको ऐसा समझ, मतलब मैं इसको ऐसा भी समझ रहा हूँ कि अभयता पूर्वक वो एक का जो एक लेवल है, समाधान वो सदुपयोग और सजगता, वहाँ पे उसकी निरंतरता और समृद्धि ही अर्थ है। तो सतर्कता की निरंतरता को सहजता के अर्थ में, और अभयता की निरंतरता फाइनली समाधान बहने लगा, इस अर्थ में उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको और देखेंगे। मानव व्यवहार दर्शन में जब 121 आचरण पढ़े थे, 122 आचरण, तो फिर उसमें जैसे बुद्धि है उसमें जानने मानने की क्रिया होती है, लेकिन उसकी तृप्ति आत्मा में होती है। तो फिर यहाँ पर बात हुई कि बुद्धि में जागृति होती है, आत्मा में अनुभव होता है। हाँ ठीक है। देखो अब जागृति शब्द अनुभव के पहले पूरा नहीं मानेंगे। अनुभव के पहले जागृति हो गया तो फिर जागृति की आवश्यकता क्या हो गई। तो क्लियरली ये कह रहे हैं कि जो जागृति शब्द को यूज़ कर रहे हैं वो अनुभव संपन्नता को ही जागृति कहा। अनुभव संपन्नता के पहले जानने मानने का संतुलन बिंदु हो गया। जानने मानने में जो एक तृप्ति, जानने मानने की जो एक अभी जैसे बहुत सारा हमारा जाना हुआ है, बहुत सारा हमारा हमको लगता है कि जाना हुआ है, पर वो जाना हुआ है कि नहीं है। तो माने हुए का मतलब है कि जो जाना हुआ है वो आचरण में बह गया है। तो इस रूप में दोनों में एक रूपता आ गई है। लेकिन फाइनली जो आत्मा में तृप्ति होना है, जो जानने मानने का
फाइनल प्रामाणिकता है कि अब शेष और कुछ भी नहीं है। जानने मानने में क्या शेष बच गया? जानने मानने में ये शेष बचा हुआ है कि ये व्यापक वस्तु, ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है, और वो अपने आप में जिसको कहना चाहिए कि व्यापक वस्तु सुखप्रद है। तो व्यापक वस्तु जिसको कहा कि अनुभव काल में आनंद के रूप में, तो अनुभव काल में वो जो आनंद है वो अनुभव बोध में जानने मानने का तृप्ति बिंदु हो गया। तो जानने मानने का संतुलन बिंदु अनुभव के पहले की स्थिति, जानने मानने का तृप्ति बिंदु अनुभव मूलक हो गया, अभी अनुभव के बाद हो गया। अब जानने मानने की तृप्ति को ही जागृति कहें, ऐसा मैं ऐसा मानता हूं, है ना। उसके पहले जानने का वस्तु पूरा हो गया, लेकिन तृप्ति शेष है। तृप्ति का मतलब प्रामाणिकता शेष है। हाँ जी, तो अभयता ही सुरक्षा व सतर्कता, समाधान ही सदुपयोग व सजगता। तो सुरक्षा ही सदुपयोग है, ये सूत्र भी अपन दर्शन में पढ़े हैं। तो इस अभयता ही सुरक्षा व ये हो गया सतर्कता, इसका अगला स्टेप इसकी निरंतरता, समाधान ही सदुपयोग व सजगता, और समृद्धि ही अर्थ है। थोड़ा सा ना भाषा का भी इसमें लग रहा है, कुछ लाइन में भाषा के भी कुछ ऐसा लग रहा है कि और इसको सेट करने की जरूरत है। अभयता ही सुरक्षा व सतर्कता, समाधान ही सदुपयोग व सजगता, समृद्धि ही अर्थ है। चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ जी, आगे बढ़े। भैया इसमें जो 1, 2, 3 है वो 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ में ऐसा आया हुआ लगता है। तो उसमें जो तीसरा वाला है भौतिक समृद्धि के लिए, तो यहाँ पे जो तीसरा पैराग्राफ है, अकेले मानव के लिए में से के लिए सार्थकता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि समाज या सामाजिकता इसका मूल आधार या कारण है। कारण गुण गणित ही निर्णायक तथ्य है जो प्रमाणत्रय व्यवहार प्रयोग अनुभव प्रमाण को सिद्ध करते। तो ये कारण गुण गणित ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में है क्या? देखो, मूल में तो उसी सूत्र को ध्यान में रखेंगे कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में। तो मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम सिद्ध नहीं है। इसका इतना ही मतलब हुआ कि यदि मानव में कोई जागृति नाम की चीज़ होगी तो वो मानव से जागृति पाएगा, मानव के साथ जागृति को प्रमाणित करेगा। और जागृति का मूल मतलब इतना ही हुआ कि अस्तित्व में मौलिक रूप में वास्तविकता, व्यापक वस्तु में जड़ चैतन्य प्रकृति तात्विकता के रूप में है। तात्विकता को हम विश्लेषित कर पाएँ, ये तर्क के रूप में है, और उसको हम जी पाएँ, ये व्यवहार के रूप में है, जिसको दर्शनवाद और शास्त्र कहा। तो तात्विकता दर्शन है, वाद जो तर्क है ना, क्या बोला, जो तर्क है वो वाद है, और जो शास्त्र है वो जीने का स्वरूप है, व्यवहार है। तो इतना सबके साथ रहेगा ही। प्रमाणत्रय का मतलब अनुभव तात्विकता हो गया, व्यवहार और प्रयोग तार्किकता पूर्वक, व्यवहार प्रयोग मतलब उत्पादन के अर्थ में। ये समझ सकते कि दर्शन को समझना तात्विकता है, उसको व्यक्त कर पाना तार्किकता के अर्थ में, और जी पाना व्यावहारिकता के अर्थ में। बिल्कुल, दर्शनवाद और शास्त्र का ऐसा ही स्वरूप है। जीने के स्वरूप को देख पाना दर्शन है। भैया यहाँ पर बाबा जी ने इस पूरे पैराग्राफ में त्रय का बहुत उपयोग किया, त्रिधा कार्य क्षेत्र। हाँ, जहाँ जहाँ है उसका डेफिनेशन भी है। तो यहाँ पर इतना सारा उपयोग करने का कोई विशेष नहीं, उपयोग करने का यही है कि भाषा, दर्शन की भाषा ही ऐसी होती है कि कम शब्दों में सारी बात को कहा जा सके और संपूर्णता उसमें समेटे रहें और सेंटेंस एकदम टाइट रहें। तो उस अर्थ में जब सारी चीज़ को हर बार फैला फैला के उतनी बात बोलेंगे तो तात्पर्य बोल दिया। 1, 2, 3 लाइन में पूरा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप दिख गया, ऐसे लगता है। हाँ, वही महिमा है, वही महिमा है। नीति त्रय के आधार पर वाद त्रय विश्लेषित करते हुए तात्रय हो गया, वो पूरा ही हो गया। ये दर्शन की भाषा की महिमा है।
हाँ जी, आगे चले। 18। भैया ये 18 में चौथा पैराग्राफ और 5वां पैराग्राफ और ये 19 के तीसरे पैराग्राफ, ये तीनों को मैं पढ़ती हूँ। स्थितिवत्ता की मूल्य दर्शन क्रिया ही अध्ययन है। यथार्थ मूल दर्शन क्षमता ज्ञानानुभव है। मूल्य दर्शन क्षमता ही प्रमाणवत्ता को प्रकट करती है। प्रमाण केवल प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव ही है। फिर ये 19 में तीसरा पैराग्राफ, जागृत मानव में पाई जाने वाली अनुभव मूलक चिंतन से ओत प्रोत विचार शक्ति ही स्थितिवत्ता का दर्शन, मूल्य दर्शन एवं प्रमाणीकरण करती है। इसी से संतुलन और सार्वभौमता व अखंडता प्रमाणित होना पाया जाता है। साथ ही निर्धारण एवं निश्चय पूर्वक अनुसरण अनुमोदन क्रिया को संपन्न करती। तो भैया यहाँ पर स्थितिवत्ता की मूल दर्शन क्रिया, देखो इसको इतना ही कहा कि होना, रहना और उसका मल्टीप्लाई होना। स्थितिवत्ता मतलब होने का स्वरूप, मूल्य मतलब उसके रहने का स्वरूप, और प्रमाण मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन का। है जैसे यहाँ प्रमाणवत्ता, कहाँ कि मूल्य दर्शन क्षमता ही प्रमाणवत्ता, वही वैसे मूल्य स्थिति- दर्शन क्षमता ही प्रमाणवत्ता का मतलब है। यदि पूरा देख पाए तो मल्टीप्लाई हो पाए। प्रमाणवत्ता का मतलब है कि प्रमाणित होने का स्वरूप। प्रमाणित होने का स्वरूप मतलब मल्टीप्लाई होने का स्वरूप। मैं अनुभव संपन्न होके मल्टीप्लाई हो गया तो मैं प्रमाणवत्ता हो गया। स्थितिवत्ता मतलब जीवन में अनुभव क्रिया होने के स्वरूप को, जीवन को होने के स्वरूप में देख पाना। जीवन के रहने का स्वरूप है व्यवस्था में भागीदारी। स्वयं में व्यवस्था, क्या बोला? स्थितिवत्ता। स्वयं में व्यवस्था स्थितिवत्ता, व्यवस्था में भागीदारी मूल्य, और मल्टीप्लिकेशन प्रमाणवत्ता। ये सब वही सारे शब्द हैं जो पुराना वाला जुगाड़ है ना। ये सब पुराने शब्द होंगे अध्यात्म में, दर्शन में। उनको नहीं बोलेंगे तो ये हो जाएगा कि इस बारे में बोला नहीं। जैसे वो कोश की बात होती है, 5 कोश, क्योंकि 5 कोश पहले बोले गए हैं, उसको नहीं भी बोलते दर्शन में तो वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, बात पूरी हो रही है। क्योंकि वो सारे जो भी पहले बोला गया है उस सब को परिभाषित करना है, तभी दर्शन पूर्व माना जाएगा। नहीं तो ये हो जाएगा अच्छा आपने कोश की बात नहीं की। हाँ जी भैया हाँ। उसके अगले पैराग्राफ में संबंध विहीन जन्म एवं मूल विहीन संबंध नहीं है। संपूर्ण मनुष्य के साथ स्थापित संबंध समान है, उनमें स्थापित मूल्य भी समान है। तो ये संपूर्ण मनुष्य के साथ स्थापित संबंध कहाँ पे समान है? कहाँ पे है? 18 पे ही है। हाँ। जब भी पढ़ा था हमने प्रमाण उसके नीचे संबंध विहीन जन्म और मूल्य विहीन संबंध नहीं है। हाँ, ये स्पष्ट है। इसके आगे जो लिख रहे हैं संपूर्ण मनुष्य के साथ स्थापित संबंध समान है, हाँ उनमें स्थापित मूल भी समान है। तो ये स्थापित संबंध जो एक हमारा जो तात्विक रूप में संबंध है उधर इशारा कर रहे हैं। हाँ, सभी संपूर्ण मानव के साथ में स्थापित संबंध समान है। संबंध स्थापित संबंध, उसमें स्थापित मूल्य भी समान है। संबंध एवं मूल्य ध्रुव है। इसका देखो, इसके मूल में जाएंगे ना, मूल में जो बात कर रहे हैं कि बेसिकली जीवन में सुख शांति संतोष आनंद की कामना है। सुख शांति संतोष आनंद का मतलब है कि सुख शांति संतोष आनंद जीवन में जीवन मूल्य के रूप में है। जीवन मूल्य की तृप्ति हो जाए, जीवन मूल्य की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए मानव लक्ष्य को साकार करना है। मानव लक्ष्य के साकार करने का मतलब है कि समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। तो बेसिकली अखंडता, सार्वभौमता एक व्यक्ति के भीतर समा जाए। अखंडता, सार्वभौमता एक व्यक्ति के भीतर समा जाए का मतलब है कि मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के स्वरूप में जो सभी इकाइयाँ परस्पर संबंधित हैं, सबको जोड़ने वाली जो डोर है वो बेसिकली व्यापक में संपृक्तता है। तो उस अर्थ में ये स्थापित है ही, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। तो इस अर्थ में सभी इकाइयाँ सभी से संबंधित हैं ही, है ना। सभी इकाइयाँ सभी के साथ एक संबंध है ही। और मानव की बात करेंगे तो दूसरे मानव के साथ में उस स्थापित मूल्य के रूप में उस संबंध को पहचानता है, आवश्यकता अनुसार व्यक्त करता है। अभिव्यक्ति आवश्यकता अनुसार होगी। एक तो तात्विक रूप में जो सच्चाई के रूप में है,
और अभिव्यक्ति के रूप में जहाँ पहचानते हैं वहाँ अभिव्यक्त होते हैं। नहीं, आप जहाँ पहचानते नहीं है, हाँ मतलब जहाँ निर्वाह जहाँ करने की निर्वाह आवश्यकता है उस अर्थ में पहचानते हैं। तात्विकता के अर्थ में पहचानना तो सबके साथ बना ही रहेगा। देखो मूल बात कहें ना, मैं बहुत सिंपल बात कहें तो देखो, जैसे अभी किसी एक व्यक्ति को अपने संबंधी के रूप में पहचानते हैं, बेटे हो, पत्नी हो, भाई हो, गुरु हो, तो इसका मतलब है कि जिसको मानव चेतना कह रहे हैं उसका इतना ही मतलब है कि उसी अनुभूति के साथ, उसी अपनेपन के साथ हम मानवता को पहचानने लगते हैं। उसी इंटेंसिटी के साथ सबके साथ वही संबंध पहचानने लगते हैं। तो भाव रूप में तो वो संबंध सबके साथ है ही है, लेकिन यदि आवश्यकता पूर्ति की निर्वाह होगी तो परिवार की सीमा में आ जाता है या मित्र की सीमा में आ जाता है, वो सबके साथ नहीं हो सकता। हाँ जी भैया 18 में लास्ट पैराग्राफ के एक ऊपर, धर्म सफलता ही जीवन की सफलता है, धर्माकांक्षा विहीन मानव नहीं, इसलिए धर्म नीति अर्थात व्यवहार्यान्वयन क्रिया सदुपयोग प्रधान एवं राज्य नीति सुरक्षा प्रधान व्यवहार एवं आचरण प्रक्रिया है। तो भैया यहाँ पर जो धर्म नीति है ये संबंध प्रधान व्यवस्था के रूप में लगता है और राज्य नीति व्यवस्था प्रधान संबंध के रूप में लगता है। ठीक तो है, ऐसा ठीक तो है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देखो ये सब पढ़ने से अपने क्या फर्क पड़ता है ये भी सोचना चाहिए। ये सब पढ़ने से मेरे को क्या मिला, क्या लगता है? माइक। अपने विचारों में तृप्ति लगती है, मतलब कहीं हम अभी जो भी विचार या कल्पना कर रहे हैं उनकी तृप्ति नहीं हो रही, क्योंकि हम उसको कंक्लूड नहीं कर पा रहे। अब तर्क रूप में या अनुमान अगर हम कर पा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ये संभव है। देखो उसी को अलग अलग एंगल से पढ़ने से मेरे को ये अपने में स्वीकार हो जाता है कि मानव को अपने धर्म को पहचानना नितांत आवश्यकता है। सार बात इतनी ही, मैं अपने धर्म सहित हो सकूं, मैं अपने धर्म को पहचान पाऊं, अपने होने के स्वरूप को पहचान पाऊं, मैं अपने आप को जीवन स्वरूप में पहचान पाऊं, जीवन क्रिया के स्वरूप में अपनी स्थिति को और अपनी आगे अनुमान क्षमता के साथ अपनी अगली स्थिति को पहचान पाऊं, तो घूम फिर के सारा ध्रुव सब कुछ इकट्ठा होके वो कोर आवश्यकता में आके टिक जाता है कि आखिर करना क्या है। अच्छा सब पढ़ तो लिया, करना क्या है अब? तो पढ़ने से हमारा ध्यान जो मूल जो बात कह रहे हैं कि सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व में जीवन है, जीवन अपने स्वभाव धर्म सहित है, तो कोर में अपन आने लगते हैं, मतलब हम फोकस्ड होने लगते हैं। हमारा सारा प्रयास है वो धीरे धीरे फोकस में आने लगता है। हाँ जी 19 भैया 19 में ये जो समाज का लक्ष्य अभयता, हाँ तो यहाँ पर कृषि पशुपालन तथा प्रौद्योगिकी से ही भौतिक समृद्धि प्रसिद्ध है, इसके लिए देखो एक तो पहले ऊपर देखेंगे समाज के लक्ष्य में अभयता को पहले कहा, भौतिक समृद्धि को दूसरा कहा, बौद्धिक समाधान जिसका प्रत्यक्ष अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है ना। तो बेसिकली जिसको अभयता कह रहे हैं वो क्या चीज है ना। तो बेसिकली अभयता जिसको कह रहे हैं वो मानव में अपनी जीवनगत आवश्यकता की पहचान और शरीरगत आवश्यकता की पहचान, और उस क्रम में सभी का पूरा हो सकता है, यही अभयता। मतलब मूल में इसे समझ प्रधान मामला है। अभयता अपने आप में मूल्य ज्ञान का एक्सप्रेशन है। उस ज्ञान की रोशनी में भौतिक समृद्धि हो जाए और वो सभी की हो जाए, इसका नाम व्यवस्था है। मतलब समृद्धि के अर्थ में भी ज्ञान भाग उसके मूल में है, कहने का आशय इतना ही है। जो पांचों योजनाएं लिखी गई हैं, शिक्षा संस्कार योजना है ना, उसका भी क्रम हालांकि अधिकांश जगह वो ठीक हुआ है, फिर भी कोई जगह ठीक नहीं हुआ होगा। तो क्रम उसका ऐसा दिया था कि शिक्षा संस्कार योजना, यदि शिक्षा संस्कार होगा तो उसका प्रमाण क्या होगा? न्याय सुरक्षा योजना। न्याय सुरक्षा सफल होगा तो उसका प्रमाण क्या होगा? है ना। उत्पादन
विनिमय और फाइनली श्वास संयम। तो श्वास संयम 5वें नंबर पे है, मतलब इसका ये क्रम यही है। यदि ये क्रम दर्शन में कहीं भी ऊपर नीचे किया गया है तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो पहला शिक्षा संस्कार ही रहेगा, दूसरा न्याय सुरक्षा ही रहेगा। शिक्षा संस्कार और न्याय सुरक्षा की हमारी हैसियत बनेगी तो उत्पादन में हाथ डाल सकते, मतलब उत्पादन नहीं करेंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तो समृद्धि के अर्थ में उत्पादन होगा, नहीं तो अभाव के अर्थ में उत्पादन होगा, संग्रह के अर्थ में उत्पादन होगा, आवश्यकता के अर्थ में उत्पादन होगा। समृद्धि के अर्थ में उत्पादन हो जाए, इसके लिए ज्ञान भाग यदि उसमें उपलब्ध नहीं हुआ, ज्ञान भाग की छाया में यदि वो नहीं जाएगा तो गाड़ी उस दिशा में नहीं जाएगी। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि शिक्षा संस्कार की, शिक्षा न्याय सुरक्षा, उत्पादन, उसके बाद विनिमय, उसके बाद स्वास्थ्य संयम। हाँ जी, अब बात कर सकते हैं। क्या बोले? कृषि पशुपालन। कृषि पशुपालन एवं प्रौद्योगिकी से ही भौतिक समृद्धि प्रसिद्ध है। इसके लिए पर्याप्त निपुणता, कुशलता, पांडित्य, अधिकार अनिवार्य है, जो सामान्य और महत्वाकांक्षा की सीमा में चरितार्थ होता है। हाँ, क्या दिक्कत है भैया? इसमें कृषि पशुपालन और प्रौद्योगिकी, मतलब कि अभी की स्थिति में देखें तो प्रौद्योगिकी मतलब कि जो फैक्ट्री वगैरह है, हाँ, तो ये जो है इसमें कौन सी प्रौद्योगिकी, कुटीर उद्योग या फिर जो सभी आएगा। एरोप्लेन की भी जरूरत है आवश्यकता अनुसार, है ना। देखो, एरोप्लेन गलत है ऐसा नहीं है, मोबाइल गलत है ऐसा नहीं है। फाइनली यदि इसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में, और पेड़ काटना भी गलत नहीं है। भाई एक काटा 10 लगा दिए, इसमें क्या दिक्कत है? तो उस रूप में देखेंगे तो जो कुछ भी, मतलब शराब छोड़ दो, हथियार छोड़ दो, धरती के भीतर का जो भी हम मिनरल मेटल जो धरती की व्यवस्था के अर्थ में उसको निकाल रहे हैं, उसको छोड़ दो, इसके बाद सब कुछ ठीक है ना। इसके बाद सब कुछ ठीक है। मानव की समानता फिर कैसे रहेगी? समानता कैसे आएगी? मतलब कि एक के पास फैक्ट्री है, एक आदमी कृषि कर रहा है, फिर यहाँ पर जो अभी असमानता दिखती है कि उसके पास ज़्यादा धन समृद्धि है, इस जो है उसको। हाँ, वो वस्तु के मूल्यांकन की मूल्यांकन ठीक नहीं है, उसके कारण है। और जब हम हमारे भी एफर्ट अब जब हम कर रहे हैं तो कृषि का मूल्य की जब बात कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि यदि उत्पादन का कंज्यूमर के साथ में डायरेक्ट संबंध होगा, जैसे फैक्ट्री वाले का संबंध कंज्यूमर से डायरेक्ट है और फैक्ट्री वाला अपनी कॉस्ट तय कर पाता है, ठीक। हमारा मंडी में जाता है तो कृषक का मार खाने का सारा मामला मंडी में है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब है कि कृषक विकसित नहीं हुआ है। अभी भी क्या दिक्कत है? एक गांव अपना बढ़िया गांव में सब कुछ पैदा करे, शहर में एक बढ़िया अपनी दुकान, पूरा गांव मिलके क्या दुकान मेंटेन नहीं कर सकता है? बढ़िया अपनी चीज़ को प्रोसेस करेगा, बढ़िया अपनी चीज़ को बेचेगा। हाँ, जैसे कि आज लोग कृषि नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें श्रम लगता है, और फैक्ट्री वगैरह खोलना चाहते हैं क्योंकि उसमें श्रम कम रहता है। नहीं, श्रम कम नहीं लगता है, मानसिक श्रम खूब दबा के लगता है। अपना घर और ज़मीन सब उसमें मॉर्टगेज करके रखता है। और यदि आप व्यापारी का रिस्क देखोगे, अभी हमको सफल व्यापारी दिखाई दे रहा है, जब उसने 0 से शुरू किया था उसकी स्ट्रगल को देखोगे तो कैसा देखोगे? इतना स्ट्रगल कैसे, थोड़ी हम थोड़ी उतने को स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि श्रम सबके सभी फील्ड में अपना अपना श्रम है। जहाँ श्रम का शोषण है वहाँ संपत्ति इकट्ठी हो गई है। यदि कृषि में श्रम के शोषण की गुंजाइश है नहीं ज़्यादा, तो श्रम का मूल्यांकन में प्रॉब्लम है। वो एक व्यवस्थागत समस्या है, वो किसी एक देश की नहीं है, पूरे विश्व की है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हैंडल नहीं होंगी, लेकिन उसका अपना सुकून भी है। जब हमारे जैसे लोग कृषि या गोपालन की तरफ काम करते हैं तो ना नंबर 1 मेंटेन करना है, ना नंबर 2 मेंटेन करना है, ना इनकम टैक्स वाला आएगा, ना सेल टैक्स वाला आएगा, ना चोरी करना है। 2 रोटी कम खा लेंगे, आराम से जी लेंगे, है ना। तो इस तरह से ये काम हमको ज़्यादा अनुकूल पड़ते हैं। आज यदि कोई भी व्यापार है, बिना चोरी के व्यापार नहीं है, तो उसकी मानसिक तनाव है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस रूप में देखेंगे तो अचानक रातों रात सारे सॉल्यूशन निकल आएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये सब जो कुछ चल रहा है ये बिल्कुल ऐसा नहीं चल रहा है ना। बहुत कुछ ऊपर चल रहा है जो हमारे अभी ध्यान में भी नहीं है, और वहाँ से चीज़ें नियंत्रित हो रही हैं। तो इसका एक ही मतलब होगा कि एक लेवल की चीज़ें हैं जो मेरे जागृत होने से हैंडल होती हैं, एक लेवल की चीज़ें हैं जो मेरा परिवार जागृत नहीं है तो हैंडल नहीं हो रही है।
ये तो अपने परिवार में दिखाई दे रहा है। फिर एक लेवल की चीज़ें हैं जो समाज हैंडल नहीं हो रहा है तो नहीं हो रही है। कल को मेरे बेटे की शादी करनी है तो सामने वाला दहेज मांगता है, या शादी में इतना खर्चा करना है, मेरा परिवार में सब कोई समझदार है पर बाहर समझदार नहीं है तो भी नहीं हो रहा है। या मेरी बेटी है बाहरी समाज में खेलेगी और वहाँ सेफ नहीं है। तो कोई लेवल की प्रॉब्लम है पर्सनल लेवल पे हैंडल हो रही है, कोई पर्सनल लेवल है समाज के परिवार के लेवल पे हो रही है, कोई समाज के लेवल पे हो रही है, और कोई व्यवस्था के लेवल पे हो रही है, और कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है। तो जिस लेवल की बात करेंगे उस लेवल को हैंडल करना पड़ेगा, या वो एक क्रम है। बच्चा छोटा रहता है तो मतलब प्राइमरी क्लास में जाता है तो कुछ सीख सकता है, कॉलेज में जाता है तो कुछ सीख सकता है, आगे जाता है तो क्रम है। ऐसी मानवता का भी क्रम है, कुछ गलत नहीं है। लगाओ दम, अवसर है। हाँ जी, आगे चले। 20 यह अध्याय 5 सामाजिकता का अध्ययन में जो सेकेंड पैराग्राफ है, अध्ययन स्थितिवत्ता का ही है। स्थितिवत्ता ही सत्यता, जड़ चेतनात्मक प्रकृति की स्थितिवत्ता, ज्ञानावस्थित मानव में भी अध्ययन क्षमता ही विपुलता दृष्टिव्य है, जो विकास क्रम उपलब्धि जिसका विश्लेषण हो चुका है। यहाँ जड़ चेतनात्मक प्रकृति की स्थितिवत्ता है, मतलब जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति में मूल रूप में परमाणु है, परमाणु में मूल रूप में मध्यांश क्रिया है। जड़ परमाणु और चैतन्य परमाणु में भी इकाई के बने रहने का जो स्वरूप है उसको मध्यांश क्रिया नियंत्रित करती है। चैतन्य इकाई में उसके होने के स्वरूप को भी और उसके रहने के स्वरूप को भी मध्यस्थ क्रिया नियंत्रित करती है। तो फाइनली इकाई का अध्ययन की जब बात कर रहे हैं तो मध्यांश तक पहुंचना, उसकी स्थितिवत्ता तक पहुंचना है ना। फाइनली यही समझ में आता है ना कि मन को नियंत्रित कौन करेगा, वृत्ति करेगा, वृत्ति को कौन करेगा, चित्त करेगा। फाइनली आत्मा तक पहुंचना पड़ता है। तो अनुभव के बिना मानव में, जिसको हम कह रहे हैं कि सजगता, सतर्कता, सहजता, वो स्थिति नहीं है। जैसे मध्यस्थ है वो इस दोनों को नियंत्रित करता है, तो जो स्थितिवत्ता है ये स्थिति गति को पहचानते हैं तो स्थिति ही गति के रूप में व्यक्त होती है। स्थितिवत्ता मतलब स्थिति को पहचानना और गति उसमें दोनों आ जाता है। स्थितिवत्ता की बात करते हैं तो स्थिति गति का स्वरूप आ जाता है। मतलब मानव में यही स्थिति है कि वो होने को पहचानता है तो अपने रहने को पहचानता है। जीवन के रूप में होने को पहचानना, शरीर के रूप में होने को पहचानना, होने को पहचानते हैं तो उसके रहने का, इसलिए मानव में बाकी में होना और रहना है। मानव में होना रहना, जैसे है, होना, रहना, जीना, 4 चीज़ें आ जाती हैं। है मतलब किसको लिए यूज़ हुआ, व्यापक वस्तु। होना मतलब इकाई का, रहना मतलब व्यवस्था में भागीदारी। मानव की बात करेंगे तो होना मतलब जीवन, रहना मतलब विचार, जीना मतलब व्यवहार कार्य। होना, रहना, जीना। तो जब स्थितिवत्ता की बात कर रहे हैं तो मूल में अनुभव क्रिया स्थिति है। मतलब अनुभव क्रिया स्थिति है मतलब सारी स्थिति है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। तो जो मेरे होने का स्वरूप है, जो मन में सुख, शांति, संतोष, आनंद का स्वरूप है, वो स्थिति में सामंजस्य है। जो प्रमाणित होने का स्वरूप है वो गति में सामंजस्य। तो स्थिति क्रिया में सामंजस्य होने का स्वरूप, गति क्रिया में सामंजस्य रहने का स्वरूप है। हाँ, वो शब्द ऐसा है ना जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा यूज नहीं होता। वो भी नहीं दिया तो कल क्या बताया, बोलो बाल मुकुंद भैया। स्थितिवत्ता, स्थितिवत्ता ये शब्द ऐसा है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा आता नहीं है। वत्ता मतलब उसका धारक वाहक हो गया। क्या क्या बोलते हैं? नहीं, मैं तो इसी को देख रहा हूँ कि स्थिति को ही बता रहे हो। हाँ। स्थिति वत्त जो मतलब हाँ। बने रहना, हाँ। मध्यस्थ को ही बता रहे हो। स्थिति वत्त, वत्त मतलब जैसे जड़ वत्त मतलब जड़ की तरह, ऐसे स्थिति वत्त मतलब स्थिति की तरह प्रदूषित हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। हाँ, ये वत्त शब्द से अच्छा जुड़ रहा है ना। जड़वत हो गया है ना, ऐसा यूज करते हैं ना, जड़वत हो गया, जड़ जैसा हो गया। और वत्ता तो उसमें थोड़ा, उसमें उसका वो कर्ता वाला भाव आ गया, उसको वहन करने वाला, स्थिति को वहन करने वाला स्थितिवत्ता।
चलो भाई चलो। भैया 21 में एक मिनट 20 में है। हाँ यहाँ पे जो 4th पैरा है, दर्शन क्षमता प्रत्येक मानव में किसी न किसी अंश में पाई जाती है। तो अंश मतलब इसमें परसेंटेज को बोला जा रहा है। हाँ, दर्शन क्षमता का मतलब है, जैसे अभी ज्ञान की बात कही तो ज्ञान को 2 भाग में कहा, अभी जिंदा रहने का ज्ञान और जीने का ज्ञान। तो जिंदा रहने में तो हम योग्य हो ही गए हैं, तो उतना हम पहचानते ही हैं। इसका मतलब है कि हम भूख प्यास को पहचानते हैं, नींद को पहचानते हैं, आराम को पहचानते हैं, शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए कोई खेती करनी है, गौपालन करना है, उसको पहचानते हैं। तो ये सब तो हमने पहचान ही लिया। तो दर्शन का मतलब है कि देख पाना, मतलब समझ पाना। तो जिंदा रहने के अर्थ में हमने चीज़ों को पहचान लिया। जीने के अर्थ में स्थितिवत्ता को पहचानना होगा, है ना। उसको पहचाने बिना विचार का स्वरूप और उसको पहचाने बिना कार्य व्यवहार का स्वरूप नहीं बनेगा। तो इसको अंश कहा, और अंश को कहा जाए तो और फिर सूक्ष्मता में, है ना, मन के लेवल पे। जैसे पशु को कह रहे हैं केवल मन के लेवल पे जी रहा है, मानव 4.5 क्रिया में जी रहा है, तो उससे अधिक हो गया। 4.5 क्रिया में भी व्यक्ति आशा के लेवल पे जी रहा है कि विचार के लेवल पे जी रहा है कि इच्छा प्रधान विधि से जी रहा है, ये भी अंश हो गए। फिर उसमें साक्षात्कार बोध की बात करेंगे, वो भी क्रमशः घटना है। तो अंश ही अंश है, मतलब ऐसे देखने जाएंगे तो क्रम है। उस क्रम को किसी अंश में, कोई पात्रता है ही है हर आदमी की, उसको अंश कह रहे। हाँ जी भैया 21 में सेकंड पैराग्राफ, विश्लेषित स्वीकृति होना ही अध्ययन है। हाँ, पहले चर्चा हुआ ना ये। रूप गुण स्वभाव और धर्म की प्रत्यक्षानुभूति ही विश्लेषण है, जो स्थितिवत्ता व सत्य है। अस्तु अध्ययन का फलन ही अनुभव, अनुभव विहीन प्रत्येक उत्पादन कार्य में त्रुटि एवं व्यवहार कार्य में गलती अथवा अपराध भावी है। बढ़िया हो गया। तो क्या कहा कि न्याय धर्म, रूप गुण स्वभाव धर्म बोले या न्याय धर्म सत्य बोले, है ना, 2 अलग सेट हैं, एक ही बात है। तो न्याय धर्म सत्य के अर्थ में जो विश्लेषण है उसका स्वीकार हो जाना ही अध्ययन है ना। न्याय धर्म सत्य की छाया में जो प्रिय हित लाभ है, उस अर्थ में भी जो निष्कर्ष हैं वो स्वीकार हो जाना भी अध्ययन है। अभी प्रिय हित लाभ का भी प्रयोजन क्या होगा, वो भी हम न्याय धर्म सत्य की छाया में पहचानते ही हैं। तो रूप गुण स्वभाव धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति ही विश्लेषण है। विश्लेषण क्या चीज़ का करेंगे, रूप का करेंगे, गुण का करेंगे, स्वभाव धर्म का करेंगे। जो स्थितिवत्ता और सत्य है, जो स्थितिवत्ता का मतलब है फिर फाइनली मन एक स्थिति, मन की स्थिति, वृत्ति की स्थिति, वृत्ति में क्या स्थिति है, चित्त में क्या स्थिति है, बुद्धि में क्या स्थिति है ना, फाइनली आत्मा में क्या स्थिति है। अध्ययन का जो फल है फाइनली वही अनुभव है। अनुभव विहीन उत्पादन तो गलती अपराध भावी है। तो सारे गलती अपराध का इतना ही मतलब है कि अनुभव अभी शेष है, अनुभव के लिए प्रेरणा है। तमाम गलती अपराध अनुभव के लिए प्रेरणा है। उसको गलती अपराध कहने की बजाय दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं कि अनुभव के लिए सूचना है, अनुभव नहीं हुआ है इसकी सूचना है, अनुभव हो जाए इसके लिए प्रेरणा है। बढ़िया, मिलती रहेगी। हाँ जी, आगे चलें। भैया ये अध्याय 6 सामाजिकता का आचरण। तो इसमें जो तीसरा पैराग्राफ, आशा एवं आकांक्षा पूर्वक किया गया क्रियाकलाप ही आचरण है। आशय पूर्वक स्वादन क्रिया ही आशा है। जिस स्वादन के बिना सहअस्तित्व में दृढ़ता व सुरक्षा नहीं, उसकी अपेक्षा ही स्वादन क्रिया का आशय है। मूल्य रुचि ग्राही क्रिया ही स्वादन है। मानव में संचेतना और गति का संयुक्त रूप ही क्रिया है। ऐसी क्रियाओं का समूह ही क्रियाकलाप है। मन आस्वादन एवं चयन क्रिया प्रसिद्ध है। स्वागत क्रिया ही आकांक्षा है। यही संचेतना एवं स्थितिवत्ता ग्राही क्रिया में संचेतनशीलता का लक्षण है। यहाँ पे नया स्वादन क्रिया डाल दिया। ऐसा लगता है हिंदी पढ़ रहे कि क्या पढ़ रहे। मजा भी आता है पढ़ने में। आशा व आकांक्षा पूर्वक किया गया क्रियाकलाप ही आचरण है। देखो, आकांक्षा का मतलब है महत्वाकांक्षा और सामान्य आकांक्षा, ठीक है। बाकी आशा है ना, जो मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक के अर्थ में।
आशापूर्वक आस्वादन क्रिया ही आशा है। जिस स्वादन के बिना सह अस्तित्व में दृढ़ता व सुरक्षा नहीं है, उसकी अपेक्षा ही स्वादन क्रिया का आशय है। मंडला, जिस स्वादन क्रिया के बिना सह अस्तित्व में दृढ़ता व सुरक्षा नहीं है, जिस स्वादन क्रिया के बिना सह अस्तित्व में, उसकी अपेक्षा ही आस्वादन क्रिया का आशय है। ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। जिस स्वादन के बिना सहअस्तित्व में दृढ़ता व सुरक्षा है, अच्छा उल्टा नेगेटिव को नेगेटिव किया है। जिस स्वादन में सहअस्तित्व के प्रति दृढ़ता व सुरक्षा है, उसकी अपेक्षा ही आस्वादन क्रिया है। 2 बार मना किया, उसको नेगेट कर दिया। अभाव का अभाव टाइप है ये। तो इसको ऐसा पढ़ के देखें, जिस स्वादन में सहअस्तित्व में दृढ़ता व सुरक्षा है, उसकी अपेक्षा ही स्वादन क्रिया का आशय है। तो स्वादन क्रिया का आशय सहअस्तित्व में दृढ़ता व सुरक्षा है। मूल्य रुचिग्राही क्रिया ही स्वादन है। मानव में संचेतना और गति का संयुक्त रूप ही क्रिया है। मानव में जब संचेतना की बात कर रहे हैं तो बेसिकली स्थापित मूल्य की बात कर रहे हैं। स्थापित मूल्य जब व्यक्त होता है, गति का संयुक्त रूप ही क्रिया है, मतलब मानव के रूप में व्यक्त करता है। ऐसी क्रियाओं का समूह ही क्रियाकलाप है। मानव के जो सारे क्रियाकलाप हैं, मूल में जाएंगे तो वो स्थापित मूल्य की अभिव्यक्ति है। मन में आस्वादन व चयन क्रिया प्रसिद्ध है। स्वागत क्रिया ही आकांक्षा है। संचेतना व स्थितिवत्ता क्रिया में संचेतनशीलता का लक्षण है। देखो, आस्वादन व स्वागत भाव 2 शब्द दर्शन में यूज हुआ है। स्वागत भाव बेसिकली मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन के अर्थ में हुआ है ना। और आस्वादन जो है रुचि मूलक में हुआ है, जब दोनों यूज होते हैं। ये आस्वादन भाव और स्वागत भाव भाव के अर्थ में है, मूल्य मूलक और रुचि मूलक। लेकिन यहाँ ये आकांक्षा से जोड़ लिया है, तो थोड़ा सा इसमें दूसरे अर्थ में यूज होता हुआ दिख रहा है। आकांक्षा जब यूज कर रहे हैं तो सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा को ही बोल रहे हैं। ठीक है, फिर से पूरा पढ़ लेते हैं। आशा व आकांक्षा पूर्वक किया गया क्रियाकलाप ही आचरण है। तो आचरण का 2 ही भाग है। एक भाग है जिसमें हम वस्तु की पूर्ति की बात कर रहे हैं, दूसरा जो जीने की आशा है जिसमें मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक जीने की बात कर रहे हैं। आचरण टोटल मिला के इतना है। ऐसा यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। आशय पूर्वक आस्वादन क्रिया ही आशा है। यदि पहले वाले से जोड़ के देखते हैं तो फिर ये आशा की जब बात कर रहे हैं तो मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन पूरा हो जाए, इस अर्थ में आशय पूर्वक, आशय का मतलब है कि वो आशय पूरा हो जाए, उसका प्रयोजन पूरा हो जाए। इसको मैं नेगेटिव करके नहीं पढ़ रहा हूँ। जिस स्वादन में सहअस्तित्व में दृढ़ता व सुरक्षा है, उसकी अपेक्षा ही स्वादन क्रिया का आशय है। ऐसे इसको पढ़ते हैं तो जो पहला उससे आशय पूर्वक, उससे आशय कनेक्ट हो गया। मूल्य रुचिग्राही क्रिया ही स्वादन है। इसमें मूल्य के साथ में कॉमा आना चाहिए। मूल्यग्राही और रुचिग्राही, मूल्य मूलक और रुचि मूलक क्रिया ही स्वादन है, टोटल स्वादन। मानव में संचेतना का गति ही संयुक्त, मानव में संचेतना और गति का संयुक्त रूप, संचेतना और संचेतना का गति है ना, जो कि शिष्ट मूल्य के रूप में व्यक्त हुआ, और यही सारा क्रियाकलाप है। मन में स्वागत व चयन क्रिया प्रसिद्ध है। स्वागत क्रिया ही आकांक्षा है। अब ये आकांक्षा थोड़ा सा ये सेंटेंस में ही लगने से वो एक तरफा झुक गया, केवल भौतिक वस्तु की बात कर रहा है ऐसा लग रहा है, महत्वाकांक्षा और सामान्य आकांक्षा।
बाबा जी, कर्म दर्शन में आकांक्षा, मानव आकांक्षा और जीवन आकांक्षा भी यूज मैं किया वही हुआ कहने है। जा रहा था, मैं वही कहने जा रहा था कि कहीं कहीं शब्द सटीकता से, तो संदर्भ सहित ही फिर उसको देखना पड़ता है। तो कहीं कहीं वो शब्द सटीकता से, आकांक्षा मतलब सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, अब उसको पलट दिए महत्वाकांक्षा उसमें, तो फिर वो कहीं और चला गया। तो संदर्भ सही देखेंगे। मूल में क्या पकड़ेंगे? मूल में इतना ही पकड़ेंगे कि भैया आस्वादन का मतलब है रुचि मूलक, मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक। और रुचि मूलक, मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक का दो ही सेंस हो सकता है। स्वयं को शरीर मानते हुए इसका एक तरह का स्वरूप रहेगा, और जीवन के अर्थ में स्वयं को जीवन रूप में स्वीकारते हैं तो इसका स्वरूप है ना, लक्ष्य के अर्थ में मूल्य मूलक हो जाएगा, और लक्ष्य और मूल्य के अर्थ में जो रुचि मूलक है वो नियंत्रित हो जाएगा। सार बात इतनी। ये बात पहुंच गई? मतलब टोटल इसका फैलाव इतना ही दिखाई देगा आस्वादन क्रिया का। जैसे मैंने कहा कि आस्वादन क्रिया और स्वागत भाव, ये इस सेंस में यूज हुआ है कि मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक के लिए स्वागत भाव इस्तेमाल हुआ है, और आस्वादन को फिर केवल रुचि मूलक में डाल दिया। एक जगह ऐसा भी यूज हुआ है। लेकिन यदि फाइनल कैनवस बनाएंगे तो आस्वादन क्रिया के 3 भाग हैं, रुचि मूलक, मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक। जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं तो लक्ष्य क्या रहेगा? सुविधा संग्रह रहेगा या भक्ति विरक्ति रहेगा? संबंध मोहवश रहेगा, रुचि में अनियंत्रित रहेंगे, जीवन रूप में पहचानेंगे, समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व को लक्ष्य के रूप में पहचानेंगे, लक्ष्य के अर्थ में मानव संबंध को पहचानेंगे, और इंद्रियों के मामले में नियंत्रित रहेंगे। ठीक है, ऐसा कैनवस पकड़ के रखेंगे तो बाकी शब्दों को हम प्लेस कर सकते हैं। चलिए, अच्छा है दर्शन का बहुत सारा भाषा पकड़ते पकड़ते जितना कंफ्यूजन होता है ना, उसमें जो दिमाग खराब होता है अरे यार क्या बोल रहे है ना, तो कहीं और जगह ध्यान चला जाएगा। इस बहाने कंफ्यूज भी रहना है तो कोई गरिमामय चीज हो ना। हाँ जी बोलिए। भैया ये 6वां पैराग्राफ, वेदना भ्रमवश होती है, ये मैं समझी उसको, मतलब संवेदना इंद्रिय सन्निकर्ष के साथ होने वाली भंगुरता के आधार पर संज्ञानशीलता के लिए जिज्ञासा का स्रोत है। संवेदनशीलता के आधार पर संज्ञानशीलता की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वेदना ही संवेदना एवं संवेदना ही संवेगों का मूल तत्व है। संचेतना मूलक 5 मूल प्रवृत्ति हर्ष कारक, वेदना मूलक 5 प्रवृत्ति क्लेश परिपाकात्मक है। हर्ष ही मानव की वांछित उपलब्धि है, क्लेश नहीं। तो इसमें भैया मुझे ऐसा लगा कि संवेदना भी एक जरूरी भाग है संज्ञानशीलता के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया पैराग्राफ है। और परंपरा में जितना इंद्रियों को लेके जो एक बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति या तो आदर्शवाद या कुंठा में जाने की स्थिति आती है, उससे मुक्त कर देने वाली लाइन है। तो एक तो ये बहुत क्लियरली समझ में आया कि यदि इंद्रियों में सुख का स्वरूप ना हो तो मानव का सुख से परिचय ही ना हो। यदि इंद्रियों के माध्यम से हमको सुख का, इंद्रियों के माध्यम से ही हम सुख नाम की किसी वस्तु से परिचित होते हैं। भैया अभी वो अनुभव का सुख तो है नहीं, तो अनुभव का सुख है नहीं और इंद्रियों में सुख हो नहीं, तो सुख से परिचय भी कैसे होगा? तो सुख से परिचय कराने वाला चीज़ इंद्रियों का महिमा है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें निरंतरता नहीं है। नंबर 3, निरंतरता की अपेक्षा है, इसलिए उसमें वेदना है। वो वेदना वेदना नहीं है, वेदना भ्रमवश है, वो पूर्णता की ओर इशारा है कि भाई यहाँ वो निरंतरता नहीं है, कहीं और ढूंढो। तो इस तरह से संवेदना ने हमको इस सुख से परिचय कराया। संवेदना की वजह से ही ये मानव परंपरा या पशु परंपरा बनी हुई है, क्योंकि उस सुख के, जो भी इंद्रियों में सुख है, उसकी महिमा इतनी है कि पुराने शरीर बने रहें, नए शरीर बनते रहें। उस सुख के लालच की महिमा या उस सुख के साथ पेमेंट है ना, नेचर पेमेंट कर रही है। तुम कुछ भी काम करोगे उसका पेमेंट मिलेगा। तो पहला काम है कम से कम मानव परंपरा बनाए रखो। मानव परंपरा रहेगी और मानव इंद्रिय सुख को पाएगा और उसमें सुखी नहीं होगा तो ज्ञान की तलाश करेगा। तो उस अर्थ में कहा कि वो वेदना ही संवेदना, और संवेदना ही संवेग का आधार है, संवेग का मूल तत्व है। संवेग का मतलब है कि ज्ञान के अर्थ में
आगे बढ़ने की जो बात है उसको संवेग बोल रहे हैं। संचेतनावादी फिर 5 प्रवृत्ति, वही असंग्रह है ना। बढ़िया। तो इसलिए कहा कि देखो यहाँ से यही समझने की बात बार बार है कि बेसिकली दर्शन जिस तरह से अस्तित्व को खोल रहा है, या दर्शन जिस तरह से अस्तित्व को हमसे परिचित करा रहा है, उसको सही अर्थों में परिचित अपने आप को कराया जाए तो कहीं भी अपराध बोध और कहीं भी गलती शब्द जैसे शब्दों को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी हमको गलती और अपराध जैसे शब्दों को प्रयोग करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि मानव जाति पहले से भ्रमित रहते हुए उस लेवल की गलतियां हो रही हैं जिसमें कि मानव के लिए मतलब धरती ही नहीं रहेगी, या इतना अत्याचार मानव पे हो गया, उस वजह से हमको गलती अपराध जैसे शब्दों को इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यदि एक बालक एक बढ़िया वातावरण में, एक अच्छे वातावरण में एक बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे को पैदा होने के बाद पर्याप्त समझदारी का वातावरण उपलब्ध होगा, तो शायद उस बच्चे के साथ हमको गलती अपराध जैसे शब्दों को यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधा सीधा इतना ही कहना होगा कि वो सच्चाई को समझना चाहता है। जैसे बाबा ने इस बात को बहुत बढ़िया से कहा कि हम गलतियों से सीखते हैं कि हम सही से सीखते हैं। तो हम सही से सीखते हैं। सही तक पहुंचने के क्रम में जो मानव के प्रयास हैं उसमें कोई वो 0 and 1 नहीं है। उस यात्रा बेसिकली वो भी एक यात्रा है, प्रक्रिया है। तो सही तक पहुंचने की प्रक्रिया है, सही को प्रमाणित करने की प्रक्रिया है। गलती और अपराध जैसे शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है। तो मानव को गलती और अपराध से मुक्त किया जा सकता है, ऐसा बढ़िया जगह बनती है, और जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, इसी पैरा में यहाँ पे लास्ट लाइन में संचेतनामूलक 5 मूल प्रवृत्ति हर्ष कारक। हाँ, और लास्ट में इसी लाइन के लास्ट में वेदनामूलक 5 प्रवृत्तियाँ कलेश परिपाकात्मक। ये हर्ष कारक एक कलेश परिपाकात्मक, मतलब कुछ पक रहा है जैसे। अब मैं तो इतना बहुत ज़्यादा घुसता नहीं हूँ। तो 5 क्लेश है, इतना ही पर्याप्त है। अब उसमें और कितना पकाएंगे। मेरे को ना मूल चीज़ पकड़ने की आदत है। मेरा शब्द से अर्थ वाला बहुत गहरा, मैं उसको ऐसा, एक तो हमारे समय में ना ये सब था भी नहीं। जब हम लोगों ने की है तब अध्ययन नहीं था, तब ये बुक्स नहीं थी, है ना। बुक्स तो सब बाद में बनती, तब तक तो हमने शिविर लेना शुरू कर दिया था जब बुक्स छप रही थी। तो हमारी तैयारी अलग तरीके से हुई। तो ये विधिवत अध्ययन करने का मौका आप लोगों को मिला। बुक्स जब उपलब्ध हैं, इतना सारा ऑडियो वीडियो मटेरियल उपलब्ध है। हमारे समय में ना कोई ऑडियो वीडियो मटेरियल था, ना बुक्स थी, केवल मानव दर्शन हुआ करती थी, नीले रंग की पुस्तक, और बाबा जी हुआ करते थे। बस इतने से ये काम चला। तो सार को पक है। हाँ, लाइव थे, पर भैया उनसे भी ना बाबा जी से कुछ पूछना और समझ लेना भी टेढ़ी खीर थी। बाबा जी से कोई जिज्ञासा को कर पाना और उससे उत्तर पाके अपने में उसको जीने की फॉर्म में आ जाए, तो बहुत स्लोली चीज़ें खुली। मतलब हमसे पहले 3 पीढ़ियाँ तो उसी में चली गई ना, जो बाबा जी समझ में ही नहीं आए। हमसे पहले 2 बोले या 3 पीढ़ियाँ और बोल सकते हैं जो चली गई। हमारी पीढ़ी तीसरी या चौथी पीढ़ी कहलाएगी, जहाँ से दर्शन कम से कम शिविर फॉर्म में आ गया, जहाँ से हर आदमी को अपने समझने लायक चीज़ लगने लगा। मतलब मैं तो शेयर करता हूँ कि मैं जब आया तो मेरे मन में ये क्वेश्चन था कि ये गृहस्थ का भी कोई चीज़ है कि ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है। क्योंकि मेरे के पहले सारे लोग ब्रह्मचारी थे। रण सिंह भैया, साधन भैया, है ना, और 2-4 लोग थे, गणेश भाई, ये सारे लोग, कोई भी किसी की भी शादी नहीं हुई थी। हाँ, सत्यजी थे और सत्यजी की एंट्री बाद की है। मतलब हाँ, सत्य जी की एंट्री गणेश भाई के, इन लोग के सबके बाद में है। नहीं, इनके पहले साथ ही हुई थी शायद। तो ऐसा, तो सत्य जी अपनी जॉब में थे। खैर वो फुल टाइम वाले कोई नहीं था ना। सत्य जी फुल टाइमर नहीं थे, सत्य जी अपनी जॉब में थे। आज हम फुल टाइम अखाड़े वाले थे। तो हमको लगता था फुल टाइम मतलब ये गृहस्थ, ऐसा मतलब यहाँ तक के क्वेश्चन थे। और जब हम लोग आए तो ये माना जाता था कि ये दर्शन इंटेलेक्चुअल लोगों का चीज़ है, इसको कोई समझेगा। मतलब धीरे धीरे शिविरों से ये एक आम आदमी के साथ जुड़ने वाली चीज़ बनी। तो हम लोग की यात्रा वहाँ से शुरू हुई। तो एक एक चीज़ खुलने में बहुत समय लगा।
2009 में तो अध्ययन, 2006 में अध्ययन की ध्वनि शुरू हुई। उसके पहले अध्ययन जैसा कुछ नहीं होता था, बस शिविर ही होता था। शिविर होता था और बाबा जी होते थे। ठीक है, तो काम की बात पकड़ लेने का। परिपाकात्मक का अर्थ कुछ होगा। हाँ हाँ, अभी ऐसा जैसे हमने व्यवहार दर्शन भी पढ़ा और कर्म दर्शन और अभ्यास दर्शन, तो बार बार ये बात आती है कि मूल वस्तु तो है और बार बार चीज़ों को लिख रहे हैं। एक तो दिखता है वो ध्यानाकर्षण भी हो सकता है। तो ऐसा एक अनुमान लगता है कि जब अनुभवगामी विधि से कोई अनुभव संपन्न होगा तो इतनी ज़्यादा लिखने की और थोड़ा प्रिसाइज होंगी चीज़ें, या उनकी एक लेखनी थी, उनकी वो एक परंपरा से थे, हम एक परंपरा से समझ रहे हैं चीज़ों को। इसके बारे में क्या सोचते हो? अनुभव के बाद ही सोचेंगे। नहीं, अभी भी तो कोई अनुमान बनता ही है ना कि अभी भी अनुमान यही बनता है कि शायद देखो, पहले की तुलना में आज बुक्स बहुत इजी हैं। एक समय था जब इनको हाथ ही लगाते नहीं बनता था, एक समय वो भी देखा। और एक समय हम ये मानते थे कि ये बुक्स में तो कोई कोई जाएगा, शुरुआती दौर में। आज लगभग ये है कि बुक्स में बहुत लोग रुचि ले रहे हैं। एक समय था कि बाबा जी को सुन के समझना ही मुश्किल था। अब हम ये कह रहे हैं कि देखो, हम जो शिविर कर रहे हैं या हम जो बोल रहे हैं उसका इतना ही मतलब है कि बाबा जी के लिखे हुए पढ़े हुए को सुन के समझने की आपकी स्थिति बन जाए, इतना ही इसका प्रयोजन है। और अब लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको बाबा जी को सुनने में बहुत मज़ा आता है और वो आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि ऐसा लगता है कि दर्शन की एक यात्रा होती है और मानव की एक अपनी, मानव जाति की अभी तक की अपनी एक यात्रा है। तो मानव जाति का जो मन स्थिति है वो दर्शन को सुनने समझने की मन स्थिति में बदल जाए, इसके लिए एक सामाजिक वातावरण बन जाए। जैसे अपन मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, उसकी तो टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आती है, सुनाई नहीं देती है ठीक से। डॉक्टर लिखता है तो हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी साइंस है, तो इसलिए बाबा बार बार इस बात को कहते हैं कि ज्ञान को हमारी कल्पनाशीलता में समाना है कि कल्पनाशीलता को ज्ञान के अनुरूप होना है। तो बेसिकली हमको अपडेट होना है ताकि हम ज्ञान को छू सकें। तो इस सेंस में ऐसा कहा जाएगा, ऐसा बोला जाएगा कि एक तो ये गैप भर जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे लोग तैयार होते जाएंगे और जैसे जैसे ये क्रम आगे बढ़ता जाएगा, वातावरण में जो उत्साह आएगा उस उत्साह में बहुत सारी चीज़ें सरल हो जाएंगी। और कई बार ध्यानाकर्षण कराने का, कई एंगल से ध्यानाकर्षण कराने का और अनुभव मूलक जो भाषा है, जैसे एक बार बाबा से चर्चा होते होते मैंने कहा कि ये तो आप बुक्स तो आपने ही लिखी हैं, है ना, तो आपको ध्यान ही होगा। तो बाबा ने कहा नहीं, जो बुक लिखने का फ्लो है वो एक अलग है, तो बुक लाओ, बुक से बात करेंगे। तो कोई एक क्षण रहता है जब कोई अनुभूति भाषा में ट्रांसलेट हो रही है, भाषा में अवतरित हो रही है, वही स्थिति हमेशा जीवन में बनी रहेगी, वही फ्लो हमेशा बना रहेगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस रूप में अनुभवमूलक अभिव्यक्ति का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, अनुभवमूलक अभिव्यक्ति के बाद कोई व्यक्ति अध्ययन विधि से अनुभव संपन्न होगा, फिर इसमें क्या परिमार्जन की आवश्यकता होगी तब उस वक्त देखेंगे। अभी भी यदि 3-4 चीज़ों को ध्यान में रख लेते हैं तो जैसा एक ये हो गया कि अस्तित्व है और मुझको जागृत होना है, और बीच में कंटेंट है। और कंटेंट का इतना ही मतलब है कि अस्तित्व क्यों है, कैसे है, मैं क्यों हूँ, कैसे हूँ, और मेरे जीने का स्वरूप, मान्यतापूर्ण आचरण का स्वरूप क्या है। ये एक है जो कंटेंट सीधा सीधा है। फिर एक वो शब्द हैं जो परंपरा के हैं और परिभाषित किए गए हैं। परंपरा के जो शब्द हैं जो परिभाषित किए गए हैं, यदि समाज से बात करनी है तो उन शब्दों पे भी आपका अधिकार जरूरी है। यदि आपको समाज से बात करना है तो वहाँ फिर सारे शब्द आएंगे ही, कोई ना कोई आदमी कोई ना कोई शब्द लेके आ ही जाता है। तो कम से कम दर्शन में उनको हमने कैसे असंग्रह को फिर कैसे परिभाषित किया है। पहले असंग्रह किसको बोल रहे थे, अभी भक्ति कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, भक्ति कैसे अभयता में ट्रांसफॉर्म हो रही है, विरक्ति कैसे सहस्तित्व में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो फिर वो कनेक्टिविटी हमारी ज़रूरत बन जाती है। प्रश्न यहाँ से आया कि अभी हम 6 महीने निकालते हैं, तो ये आम जनमानस तक क्या शिक्षा विधि से ही पहुँचेगा, शिक्षा का मानवीकरण से? उसमें भी एक समय है। तो अभी कैसे अधिक से अधिक लोगों तक ये चीज़ें आराम से पहुँचेंगी? तो उस अर्थ में भी, क्योंकि भाषा भी ऐसी है, फिर लोगों का पढ़ा लिखा ना होना भी है, ये भी देखो वो फिर तो देखो, जिनका पढ़ा लिखा ना होना है उनको तो फिर जितनी सुनने से सूचना मिलेगी उतनी सूचना मिलेगी, उसमें हम कोई पूर्णता की अपेक्षा भी ना करें। जिसका ब्रेन
ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसकी जागृति की अपेक्षा भी क्या करेंगे? वो तो एक बिल्कुल वो केस हो गया, मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन हो हम गई। लोग एक बात कर रहे थे कि इसमें ऐसा भी होगा कि कुछ लोग इसकी सहमति के साथ चलेंगे, कम से कम अपराध नहीं करेंगे, और क्या, कुछ और लोग क्या? इसको आगे लेके शिक्षा के बिल्कुल साथ बढ़ेंगे, ऐसा ही कोई क्रम बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। देखो सभी अनुभव संपन्न होंगे ऐसा होगा नहीं। होंगे तो अपनी यात्रा है। किसी एक नहीं किसी एक काल में, मान लो 100 साल की बात करें, क्या 100 साल बाद, क्या 500 साल बाद धरती पे सभी मानव अनुभव संपन्न हो जाएंगे? शायद ऐसा कहना मुश्किल है। ठीक है। लेकिन ये बात हमेशा रहेगी कि अधिकांश लोग अप्रिशिएट करेंगे, मैक्सिमम लोग अप्रिशिएट करेंगे। कुछ लोग कम से कम, कुछ लोगों के श्रवण में आ जाएगा, श्रवण में आ जाएगा तो बोलने में आ जाएगा, कुछ लोगों के तुलन में आ जाएगा, तुलन में आ जाएगा तो जीने की प्रायोरिटी में आ जाएगा, जीने की प्रायोरिटी में आ जाएगा तो नेगेटिविटी वाला भाग कम होना शुरू हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, किसी को और आगे जाएगा, और ये क्रम लगातार उत्तरोत्तर बेहतर होता जाएगा। तो इसको एक तरह से ऐसा भी देख रहे थे, जो भी परंपराएं पहले रही उसमें जो नेगेटिविटी है वो कम रही, कम से कम प्रकृति के साथ अपराध नहीं हुआ। तो अगर हम आज सहअस्तित्ववादी विधि से हम बात करते हैं तो कम से कम ये होगा कि वो नकारात्मकताएं छट जाएंगी, लोगों की सहमति बनेगी और ये क्रम आगे सज जाएगा। ऐसा एक बिल्कुल बिल्कुल ऐसा एक विश्वास बनने से सामाजिक रूप में तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। सामाजिक रूप में तो आदमी का अपराध की मानसिकता, अपराध विचार में चल सकता है। कोई गलती विचार में आ सकती है, प्रकृति के साथ हो, मानव के साथ हो, लेकिन व्यवहार रूप में नहीं करेगा मैक्सिमम टाइम। तो व्यवहार रूप में मानव गलती करने की मानसिकता से मुक्त रहेगा, अधिकांश समय गलती नहीं करेगा। सामाजिकता के लिए तो इतना पर्याप्त हो जाएगा। तो जैसे पुराने समय में हमको खूब याद है, जब गांव में जाते थे, अकेले जंगल में चलते हुए दूसरा आदमी मिल जाए उसकी तलाश करते थे कि दूसरा आदमी मिल जाएगा तो चलो 2 हो जाएंगे, ठीक है। और अभी कभी यार ऐसा लगता है कि दूसरा आदमी मिलना अपने आप में मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। तो एक जो मानव के प्रति ये विश्वास है कि मानव होगा तो कम से कम अमानव के जैसा व्यक्त नहीं होगा, सामान्य सपोर्ट, सामान्य सहयोग के रूप में रहेगा, उतना भी हो जाएगा तो बहुत बड़ा। तो मास स्केल पे ये हो जाएगा। फिर व्यक्ति के रूप में अनुभव की यात्रा और आगे की यात्रा तो, और अनुभव के लिए उतने स्रोत उपलब्ध होते रहेंगे। तो देखो एक व्यक्ति, महावीर, जैन और बुद्ध, है ना, वो एक एक व्यक्ति हुए हैं किसी काल में, राम और कृष्ण, है ना, उनका डंका अभी तक बज रहा है इतने जोर से। तो यदि ये कुछ मानव और मतलब बहुत कम, बहुत छोटी संख्या में भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो एक आशा की किरण और फिर मल्टीप्लाई होने का स्वरूप बना रहेगा। शिक्षा में आने के बाद बहुत बढ़ेगा। देखो अभी भी ये हो गया है, लगभग पहले से ही दर्शन के बिना भी ऐसे माँ बापों की संख्या कम नहीं है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते, और कोरोना काल के बाद ये संख्या और बढ़ गई है। ठीक, विकल्प नहीं है तो फाइनली शिक्षा को अपन स्वीकारेंगे ही। तो धीरे धीरे समाज में ये चीज़ आने लगेगी कि कम से कम गर्भकाल से शिक्षा, प्री प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, ये समाज में होने का काम चलने लगेगा। गुजरात में हम इसके लिए, अभी गुजरात में थोड़ा सा समाज उपलब्ध है, लोगों में समाज में ताकत है और इस तरह की चीज़ों में रुचि है। कम से कम मोहल्ले में प्राइमरी एजुकेशन तक का काम या प्री प्राइमरी एजुकेशन तक का काम मोहल्ले में होने लगे, समाज मिलके इस काम को करने लगे, और धीरे से मेरे को लगता है आगे की स्थितियाँ भी आराम से बनेंगी। और एक बार समाज जब भिड़ जाता है, देखो ये तो अभी भी समझ में आ गया ना कि लोगों को भी मानव मूलतः सम्मान चाहता है, पहचान चाहता है। यदि सम्मान और पहचान चाहने के लिए उसको गाड़ी और ज्वेलरी और तमाम चीज़ों से इज्जत मिली तो उसने वो इकट्ठी कर ली। यदि उसको, अच्छा इसकी तो बहुत बड़ी ताकत है, इसमें तो आदमी स्वयं में सम्मानित होता है। आदमी का स्वयं में दूसरों से सम्मान मिलना एक घटना है, आदमी का स्वयं में सम्मानित होना बहुत बड़ी घटना है। आदमी का स्वयं में सम्मानित होने का काम बन जाएगा, और यदि आदमी का आचरण अच्छा है तो बाहर सम्मान मिलता ही है। बाहर तो वैसे भी जितनी हमारी योग्यता है उससे अधिक ही मिल रहा होता है। तो मेरे को लगता है कि जितनी गति इसकी बाबा के रहते रहते जितनी गति बनी इस 5 सालों में, उससे अधिक गति दिखाई देगी, और अगले 10-20 सालों में बहुत तेज गति दिखाई दे जाएगी। तो ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इसका विकल्प नहीं है जब तक कोई व्यक्ति अध्ययन विधि से अनुभव संपन्न नहीं होता है। अध्ययन विधि से 10-20 लोग अनुभव संपन्न हो जाएंगे, मिलजुल के चर्चा करेंगे और ठीक कर लेंगे। तब तक यही प्रमाण है हमारे लिए, तब तक यही प्रमाण, तो ये तब तक कोई विकल्प नहीं है, विकल्प भी नहीं है। तब तक शिविरों के माध्यम से काम चल जाएगा, ये ऐसा नहीं कह रहे। तो कोई भी केंद्र तभी केंद्र है जहां 12 पुस्तकों का अध्ययन कराया जाता है। 12 पुस्तकों को छोड़ के अभी यदि हम अनुभव संपन्न नहीं हैं और केवल हम चीज़ों को कह रहे हैं, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं, ऐसा उसको मान के चला जाए।
एक्चुअली ये क्वेश्चन बीच में इसलिए आ जाते हैं कि आगे चीज़ें कैसे जाएंगी वो भी कनेक्ट होती रहें तो ठीक लगता है। नहीं तो ठीक है, ये आगे ठीक है ऐसा पूछना? बिल्कुल बीच में? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उचित है, उचित है, उचित है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इस सारे डिस्कशन का सार इतना ही है कि केंद्र का मतलब है जहाँ अनुभव मूलक अभिव्यक्ति को या तो अनुभव संपन्न व्यक्ति उपलब्ध है या अनुभव मूलक अभिव्यक्ति उपलब्ध है। तो बाबा जी का ऑडियो वीडियो बुक्स से पढ़ के समझने की हिम्मत आ जाए, इससे कम में जिंदगी में कोई बड़ा आचरण में परिवर्तन आएगा ये कह पाना मुश्किल है। इसका कोई विकल्प अभी नहीं है। इसको अपने में भी स्थिर करें और दूसरों को भी स्थिर कराया जाए तो 4 शिविर करके हमको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बुक्स को पढ़ के जब मजा आने लगे तो समझो फिर अब आप चल जाओगे। घर में बुक्स को पढ़ के मजा आने लगे तो समझो अब आपको बहुत बड़े वातावरण की जरूरत नहीं। और बुक्स में कोई कोई जगह ऐसा जगह आता है, कोई कोई जगह इतनी बढ़िया जगह आती है जहाँ बिल्कुल आपको लगता है कि हाँ कोई बहुत बढ़िया चीज़ आपके हाथ लग गई। जैसे यही जो पैराग्राफ है, अच्छा उसको पढ़ने का भी एक हमारा अपना मन होता है ना। ये जो वेदना वाला जो अभी अपन ने पढ़ा, ये अपने आप में बहुत कोर लाइन है। ऐसा नहीं कहा गया है, पहले मैं कहा गया होगा तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन इतने सुंदर तरीके से इंद्रियों को कह पाना ये बहुत अपने आप में बढ़िया कहा गया। तो अधिकांश जगह अच्छा होता है, कहीं कहीं जगह कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति बनती। और ठीक है, जो आज बन रहा है कल ठीक हो जाएगा। चलो आगे। हाँ जी, हो घंटी कब बज जाती? सुनाई दी? मेरी कोई नहीं सुनती। चलो कोई बात नहीं। 22 पेज। अब कितना पेज तक हो गया? हाँ हाँ, बोल दो। कोई नहीं, तो आज देखो अब थोड़ी सी गति बढ़ा सकते हैं। अब जो आगे शुरू में ना थोड़ा सा उस तरह का था, इसमें अटकने वाली बात थी। अब आगे बहुत ज़्यादा अटकने वाला मामला नहीं है जहाँ मैंने देखा था। तो कितने पेज हो गया आज? 48 तक पढ़ लिया है, कर लेंगे। कल 48 तक करेंगे। 48 तक कहाँ पहुँच गए? 9 कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसा भी करें कल से, थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से पढ़ने से आपको क्या उपलब्धि हो रही है। भाई आज हमने 20 पेज पढ़े, 20 पेज में सार उपलब्धि मुझको क्या हुई, या तो उसको लिख दें। 20 पेज में सार रूप में मेरे लिए क्या निकला। हो सकता है कोई एक लाइन, कोई एक पैराग्राफ है ना, आपको कोई एडिशन दे, आपकी वर्तमान स्थिति में कुछ जोड़ पा रहा है, तो थोड़ा सा उस पर हमारा ध्यान चला जाए, है ना। बढ़िया, नमस्कार, फिर मिलेंगे कल सुबह।